नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग यहाँ पर जो हमारा फ्री डेमो क्लास है इसको हम शुरुआत कर सकते हैं। तो आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। मैं कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को काम आने वाली हैं, और मैं आदरणीय नवीन सर से बोलूंगा कि आप कृपया और भी लोगों को पैनलिस्ट बनाते जाइए तो ज्यादा अच्छा जी जी रहेगा। जी वैद जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ लोगों को पैनलिस्ट बना देता हूँ। मुझे आप एक बार होस्ट बना दीजिए और आप उनको पैनलिस्ट बताइए, मैं बनाता जाता हूँ। जी, आप मुझे एक बार होस्ट बना दीजिए। जी सर। जी हाँ, बीच में जी जी। और भी लोग ज्वाइन होंगे सर। तो यहाँ पे मैंने पैनलिस्ट में रखा है, यहाँ पे हमारे साथ में मोनिका जी मैडम हैं। मोनिका जी आप यहाँ पर हैं, तो मैंने मोनिका के करके हैं कोई। आप बता दीजिए वैद जी, मैं किन किन को पैनलिस्ट बनाऊं? डॉक्टर सामने चैट अर्चना में डॉक्टर गायधनी मैम को बना दीजिए, डॉक्टर अर्चना मैम को। डॉक्टर अर्चना गैदानी मैडम जी अब यहाँ पर और डॉक्टर पैनलिस्ट हैं आरती मैम जी। को बना दीजिए, आरती अघोरिया मैम। डॉक्टर आरती जी, ठीक है। डॉक्टर अर्चना गैधानी जी अब जो है पैनलिस्ट है, प्रमोट हो गई है पैनलिस्ट में। अब देखिएगा वो शायद, मुझे लगता है कि वो प्रमोट टू पैनलिस्ट कर दिया है मैंने, आ गई होंगी वो। मैडम जी आप पैनलिस्ट हैं, और बताइए। और डॉक्टर मोहित भट्ट जी को बना दीजिए, आपके डॉक्टर उत्तराखंड मोहित के। भट्ट जी प्रमोट टू पैनलिस्ट, आप बताइए, वो ये भी हो गए हैं। और मैं बाकी लोग को नहीं जानता हूँ। डॉक्टर विंतेश्वरी नौटियाल जी को बना दीजिए, ये आपकी उत्तराखंड की है मैम। डॉक्टर अर्चना विंतेश्वरी। गैजानी जी, आपने डिक्लाइन कर दिया, आप एक्सेप्ट करिए ना। आप डिक्लाइन क्यों कर रही हैं मैम? अगर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बनना चाहती। यहाँ पे जिनको भी मैं बना रहा हूँ, अगर वो डिक्लाइन करेंगे तो फिर वो नहीं वो बन पाएंगे। मैंने प्रोमिस, आप एक्सेप्ट करिए। जी, मोहित भट्ट जी बन गए, और अर्चना जी आप जो है वो बन गई हैं। आप यहाँ पर आपका स्वागत है। यहाँ आंसू आंसू जी करके कोई आए हैं। बाकी लोगों को मैं जानता नहीं हूँ असली में। डॉक्टर आरती मैम को बना दीजिए, आरती अघोरिया मैम, दिल्ली की है। डॉक्टर आरती जी, डॉक्टर आरती जी, बाकी डॉक्टर आरती जी। डॉक्टर अमोल सोनोने जी को बना दीजिए। डॉक्टर अमोल सुनाने जी, ठीक है, इनको पैनलिस्ट बना दिया है, और ये अभी यहाँ पे आपके सेशन में है जी। और और बाकी बताइए। लोग जब ज्वाइन करेंगे तो हम बताते जाएंगे। जी जी जी, आप भी बना सकते हैं वैद जी। साइड में अगर आप होस्ट बन जाएंगे ना, तो जी साइड में आपको एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप जिनको भी चाहते हैं पैनलिस्ट बना के फिर आप उनको टॉक में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जी तो सर। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, और जी ये सेशन अब आपके हवाले है जी। जी। तो ये लोग बोलेंगे कैसे, पैनलिस्ट बन नहीं गए तो? बोलेंगे ना, वो अनम्यूट करके बोलेंगे। आप देखिए मैडम, अर्चना जी आप बोल पा रही हैं? अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट कर दीजिए डॉक्टर साहब उनको आप। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, देखिए। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं जी कर अनम्यूट पा कर। रही हैं, देखिए वो हो मैडम रहा जो। है। हाँ, एक बार आप देखिए, अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? हो रही यस है। सर, हो रहा है, हो रहा है। हाँ, चलिए हम लोग ना अभी कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे बात करेंगे कि जो हमारे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं
जहाँ पे लसिका ग्रंथि और या वह जी फिर एक थोड़ा हमारे। सा रिक्वेस्ट करूंगा मैं हाँ सभी सर। से कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है लिंक को शेयर करें अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि अभी हमारे पास में 200 लोगों के करीब रजिस्ट्रेशन कराए हैं, अभी 54 लोगों ने ज्वाइन किया है। हम चाहते हैं कि ये आंकड़ा 100 के पार हो जाए। और वह जी आप जो है और लोगों ये से अपील स्क्रीन पे करिए। सर क्या दिखाई देगा स्क्रीन पे? स्क्रीन पर जो आप दिखाना चाहेंगे वो दिखाई देगा, आप शेयर करिए। 1 मिनट में करता हूँ, 1 मिनट। वही संभाषा वाला ही कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये चाहें तो ये कर सकते हैं, हमने भी यहाँ पे बनाया, आप चाहें तो वो कर देते हैं, है ना। हाँ, आप जब बताएंगे वो। आप मुझे जो है स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दीजिए, आपने डिसेबल किया मैं हुआ आपको को होस्ट बना देता हूँ। है जी। जी। जी सर। जी जी। तो ये हाँ, अभी हम आपको स्क्रीन शेयर कर दिया हमने आपके समक्ष जी। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे पास जब भी लिम्फ नोड में मैलिग्नेंसी, ऐसे पेशेंट आते हैं, कैंसर के पेशेंट, और लिम्फ से वो बढ़ रहा है, तो हमें क्या विचार करना चाहिए? आयुर्वेद का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। हमें इसमें विचार करना चाहिए कि रस धातु में रक्त का विमार्गमन हो गया है। क्योंकि हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है, चरक से स्थान, चरक विमान स्थान में ऐसा पढ़ा है कि अति प्रवृत्ति संगो वा सेराणम ग्रंथोपि वा विमार्गमनम चेति स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। तो विमार्गमन होना, एक धातु का दूसरे धातु में विमार्गमन होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसको इस तरह से अगर हम संप्राप्ति समझते हैं तो हमें बहुत कुछ समझ आता है। तो रस धातु में रक्त का विमार्गमन होके वहां पे जहां पर भी लसिका ग्रंथि का दुष्टि हो रहा है, और लसिका जो है वो रस धातु और रक्त धातु के बीच का धातु है। लसिका का उल्लेख प्रमेह व्याधि में आया है और कुछ कुछ व्याधियों में आया है। तो यहाँ पे जो ज्वर होता है कैंसर के पेशेंट का, ज्यादातर वो वात कफत ज्वर ऐसा रहता है, या लसिका ग्रंथि का बीमारी, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रसव स्त्रोतस और रक्तव स्त्रोतस की दुष्टि का हेतु ये हमें हमें दिखता है। तो हमें चिकित्सा कैसे करना है? और लसिका ग्रंथि का प्रमुख, सबसे प्रमुख कौन सा है? तो प्लीहा है। लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो स्प्लिन है। तो यहाँ पर प्लीहा वृद्धि के सारे दवाइयां अगर हम लोग देते हैं तो हम लोग कैंसर में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर भी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोग कंठ रोग अध्याय देखेंगे, भेषज रत्नावली का कंठ रोग अध्याय, उसमें, या फिर कंठ रोग अध्याय अष्टांग हृदयम का देखेंगे, चिकित्सा स्थान, तो या फिर उत्तर तंत्र में जहां पर भी कंठ रोग अध्याय में जहां जहां उल्लेख मिल रहा है कंठ रोग के बारे में, वहां पे जो जो लेप बताए हैं, सेक बताए हैं, रक्त मोक्षण बताया है, गंडूश बताया है, नस्य बताया है, अंजन बताया है, कर्ण पूरण बताया है। तो ये सब प्राण के उत्तमांग शरीर में जो भी ध्यान में आता है उसको ध्यान में रखते हुए लसिका व स्त्रोतस, उसको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर रोगी का आयु 16 साल से कम हो तो हम लोग अतसी और जो कड़वा जीरा हो रहता है, स्याह जीरा, उसका काढ़ा देके लघु वमन करके और बाल रोग की शुरुआत यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत लो है। वॉल्यूम मेरा नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं, बढ़िया आ रहा है आपका। उनका वॉल्यूम, उन्होंने अपने सिस्टम का वॉल्यूम लो किया हुआ होगा। जी। आपका वॉल्यूम बहुत बेहतरीन है। जी। तो हम और लोग, ये सेशन जो है हमारा फेसबुक पे भी लाइव हो रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी जो लिंक है उसको आप जो आपके ग्रुप में आई है उसको आप अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। हर एक व्यक्ति अगर 5-5 लोगों को शेयर करेगा तो हमारा ये जूम मीटिंग फुल हो जाएगा। थैंक यू। जी, और आप लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं यहाँ पे पैनलिस्ट बना देता हूँ और आप लोग भी बताइए। तो यहाँ पे हम जब बाल रोग का चिकित्सा है वो जब हम देते हैं, अगर 16 साल से अंदर कम एज का कोई इंसान है तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। दूसरा, जो हम लोग पुल्टिस कल्पना करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है लिम्फ नोड का, जहां पर भी पैथोलॉजी है। तो उससे इन्फ्लेमेशन जो है, पोल्टिस कल्पना करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हम लोग बड़े लोगों को जो 16 साल से बड़े हैं उनको हम शिरोधारा करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस का जितना भी हेतु है वो अगर हम लोग टाल दें, ऐसा बताते हैं संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, अगर हम लोगों ने हेतु हटा दिया तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। उसके साथ में लिम्फ नोड का लिम्फेडेनोपैथिया या लिम्फेडाइटिस है वहां पे, तो हम लोग क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसा एलोपैथी में नहीं होता है, आयुर्वेद से ही होता है।
तो लोकनाथ रस बहुत ही अच्छा फायदा करता है। गंधक रसायन बहुत अच्छा काम करता है। ताम्र के जितने कल्प हैं वो काम करता है। जसद कल्प अच्छा काम करता है। गुड़ुच्यामृत करके दवाई अच्छा काम करता है। सीतोपलादी चूर्ण, मौक्तिक भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म और द्राक्षासव, उशिरासव, अरविंदासव बहुत अच्छा काम करता है। योगराज गुगुल अच्छा काम करता है। और दूसरा हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि कोई भी गांठ उत्पन्न हो रहा है लिम्फ नोड का, है ना, कैंसर, ऐसे एलोपैथी के डॉक्टर ने डायग्नोस किया, लेकिन हमको ऐसा दिख रहा है कि लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है। तो ज्वर के वजह से वो है क्या, कास के वजह से है क्या, श्वास की वजह से है क्या, उदर वृद्धि की वजह से है क्या, भार क्षय, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है वहां पे, तो इस तरह से वो गांठी है क्या, मतलब वहां भार क्षय हो रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस का है क्या, वो सब हमें ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग करें तो बहुत ही अच्छा हमें सफलता मिलता है। एक दृष्टिकोण है। आप लोग इसमें और भी बता सकते हैं अगर किसी को कुछ बताना है तो। यहाँ पे और कोई बोलना चाहते हैं पैनलिस्ट लोगों में, अनम्यूट करके कुछ बोलिए आप लोग। अगर आप लोग बोलेंगे तो ये चर्चा बहुत ही अच्छा चलेगा। और भैया आप जी वो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है वहां पे, कुछ लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, देखते जाइएगा। जी। रुचि सागर जी ने एक क्वेश्चन किया है। 16 साल से कम में क्या बताया, उसमें मैंने वमन बताया और जो बाल रोग की चिकित्सा बताई है, बच्चों के लिए जो चिकित्सा बताई है अपने ग्रंथों में, काश्यप संहिता में देखेंगे या फिर बाल रोग प्रतिषेध अध्याय, उत्तर तंत्र, अष्टांग हृदय में जो बताया है, वो सारी चिकित्सा करें तो बच्चों का जो लिम्फ नोड में स्वेलिंग है वह कम होते जाता है। और इस तरह से अगर हम करें, कैंसर समझ के डर के ना करें, हम लोग अपना चिकित्सा करें तो काफी हद तक फायदा हो जाता है। जी। और आप लोग और को भैया कुछ जी बोलना है? 74 75 76 लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जाइए। अपने अपनी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस लिंक को खूब शेयर कीजिए। हमारी इस जूम की कैपेसिटी 500 है। 500 लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और आप सर अच्छा अगर आप चर्चा करेंगे तो आप हम कुछ पैनलिस्ट लोगों को बनाएंगे आप। पैनलिस्ट डॉक्टर पद्माकर श्रीवास्तव जी को बना दीजिए। बाकी लोगों को मैं जानता नहीं हूँ। बाकी लोग अगर कोई चर्चा बोलना जारी चाहते हैं। रखिए, मैं बनाता जा रहा हूँ जी। जी। अभी मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगा। अर्चना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी, कोई केस, तो कृपया बताइए। रुचि गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं, आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर रुचि गुप्ता जी, मैंने आपको ऑप्शन हाँ दिया जी है। सर, गुड मॉर्निंग। हाँ अच्छा, जी। हैंड रेज हो गया, मुझे पता नहीं चला, सॉरी। अच्छा। रुचि गुप्ता क्योंकि जी। ज्वाइन नहीं हो रहा था, मीटिंग आईडी पासवर्ड नहीं था, तो मैंने एक मोबाइल में मेरे ऑप्शन नहीं है उस तरह की चीजों को ज्वाइन करने का। डॉक्टर अमोल सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अर्चना मैम कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। विनतेश्वरी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। केवल इसी से रिलेटेड नहीं, कुछ भी आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोग का कोई अनुभव है, कोई केस है जो यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहें, क्योंकि आपको पूरा भारत देख रहा है। हाँ, नीतू रानी जी बोल रही हैं कि मॉडरेट असाइटिस है और लिम्फ नोड स्वेलअप है। आप कृपया नीतू रानी जी, आप थोड़ा पेशेंट के बारे में ब्रीफ करेंगी हमें? डॉक्टर नीतू रानी जी, आप इनको अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर नीतू रानी जी, आप कृपया बताइए केस के बारे में थोड़ा, प्लीज अनम्यूट करिए मैम, थोड़ा केस गुड बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए प्लीज। सर 6 मंथ पहले उनके मतलब जो इंटेस्टाइन थी उनमें होल्स वगैरह हो गए थे। जी। तो अब उनका मतलब जो होल्स थे सारे भर भर चुके हैं। लेकिन अब उनको कल से जो थे उनको एक कंप्लेन आ रही थी, कंटिन्यू वॉमिटिंग होती जा रही है उन्हें। जी। अब उन्हें शारदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, तो उनको मॉडरेट एसाइटिस आया है और उनके लिम्फ है वो फूले हुए आए हैं सर। जी, तो इसमें हमें पहले तो ये देखना पड़ता है कि रोगाः सर्वेपि मंदाग्नौ, ऐसा बताया है। उदक यस सर। स्त्रोतस, अम्बु स्त्रोतस, स्वेद स्त्रोतस, इसकी दृष्टि होती है। तो रोगाः सर्वेपि मंदाग्नौ जब हम ये बात करते हैं तो हमें पहले तो ये हेतु निकालना पड़ता है कि क्या, मतलब क्या हेतु से उनका शुरुआत हुआ। आपने कुछ केस टेकिंग किया है मैम? यस सर, किया है सर। क्यों हुआ उनको असाइटिस, मॉडरेट असाइटिस क्यों है? सर उनका पहले मतलब 1 साल के करीब में हो गया था, तो उनका LSCS हुआ था, उससे बेबी हुआ था उन्हें। जी। फिर उसके उनके 3 दिन बाद उनको मतलब उनके पेट में फ्लूइड बढ़ गया था, जिसमें हर्ट वगैरह सारे उसमें डूब चुके थे।
फिर उनका ट्रीटमेंट चला था सर, फिर उनको काफी टाइम लग गया था डेवलप करने में। जी। तो अब उनको दोबारा से फिर यही प्रॉब्लम हो रही है कि उनके फ्लूइड फिर दोबारा बढ़ चुका है, थोड़ा सा उसमें लीवर में भी कंप्लेन हो रहा है उनको। अच्छा, लीवर का भी इन्वॉल्वमेंट है ना, तो एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन उनका कुछ बताइए। सर एसजीपीटी दोनों बढ़ रहे हैं सर। बढ़ रहे हैं ना, तो कुछ कुछ यस सर। दवाइयां मैं बता देता हूँ, लेकिन आप भी देखिएगा थोड़ा। अगर लिम्फ नोड का स्वेलिंग आ रहा है तो कहीं ना कहीं यस यहाँ पे रसवस स्रोतस और रक्तवस स्रोतस के बीच का जो लसिका है उसका दृष्टि यस है, तो यहाँ पे रस पाचक, पटोल इंद्रव कुटकी, रस पाचक रक्त पाचक का कॉन्सेप्ट जो है आप ज्वर चिकित्सा विषम ज्वर में देखेंगी। चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में 201 नंबर का श्लोक देखिए। उसमें यस जो सर। यस सर। सतत ज्वर का जो काढ़ा बताया उसको हम रस पाचक रक्त पाचक बोलते हैं। वो अगर आप यस काढ़ा देंगी तो बहुत अच्छा फायदा होगा। असाइटिस के लिए आपने क्या क्या दवाइयां सोची हैं, क्या दे रही हैं आप? सर इसमें उनका एलोपैथी चल रहा है, मेरे पास रही थी तो मैंने उनको यही उसको लगाया था, मतलब एंटीबायोटिक चले थे, इसमें नहीं, लिंजोलेट आप वगैरह चला आयुर्वेद की था। इतनी बड़ी डॉक्टर है, आयुर्वेद का बताइए क्या दे सकते हैं, ये बताइए। वो भले सर, एलोपैथी में जाए, लेकिन आप क्या दे सकती हैं, ये बताइए। सर इसका तो ये केस तो मेरे हाथ हाँ, में तो बहुत कम ही आया था सर, बाहरी अभी आप इसका केस सुनिए, अभी आप सुनिए, इसमें हम यकृत का काम अच्छा करेंगे, है ना, क्योंकि वहां पे यकृत मेन है। आपने ये कहा एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ रहा है, तो इसमें आरोग्यवर्धनी वटी को दूध के साथ दे सकते हैं। उदर चिकित्सा ठीक। में जलोदर में बोला है कि हमें दूध पे रखना है पेशेंट को। ऊंट का दूध मिले तो सबसे बेस्ट है, और नहीं तो गाय का दूध पे रखें, जितना मैक्सिमम दूध पे रहें। और उदरही तो विरेच नहीं, उदर रोग में नित्य विरेचन करना बहुत जरूरी है। तो आप विरेचन के लिए जलोदरारी रस, इच्छाविधि रस, एरंड तेल, ऐसे कुछ विरेचन का, या त्रिवितले हम ऐसे दे सकते हैं। दूसरा उसमें यस। परपटी कल्प, जैसे पंचामृत परपटी, स्वर्ण परपटी, लौह परपटी, जैसा कंडीशन है वैसा आप परपटी कल्प दे सकते हैं। और अगर पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो एरंड पत्र का स्वरस दे सकती हैं, कच्चा मूली का रस दे सकती हैं, उससे भी बहुत असाइटिस में फायदा होता है। दूसरा, आप रस पाचक रक्त पाचक दें, आम पाचक वटी दें, और दीपन पाचन के लिए आप लशुनादि वटी, शंख वटी, अग्नितुंडी वटी वैसा देंगे यस। तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। और असाइटिस जो है उसके लिए टैपिंग जो कराते हैं एलोपैथी में, वह गलत है, यस। क्योंकि संप्राप्ति भंग नहीं होते, पानी बार बार जमा होता है, तो वो नहीं कराना चाहिए, उससे वायु का प्रकोप होता है। और ठीक है, इस सर जी बोलिए मैम। सर आपसे एक क्वेश्चन और है सर। जी। सर मेरी बेटी है 19 साल की, जी। और सर उसको जो है साइनोसाइटिस, जी। उसको बहुत ज्यादा है सर। उसको मेडिसिन मैंने काफी करा चुकी हूँ उसको, और अणु तेल वगैरह डलवा दिया उसकी नाक में, और उसमें उसमें चूर्ण भी चला है सर, जी। सीतोपलादी चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण। जी, इससे ही नहीं होगा मैम, उनका हेतु निकाले, आप इधर लेके आ सकती हैं, हम उनसे थोड़ा बात करेंगे, हेतु निकालेंगे। यस सर, आप मेरी बेटी से बात कीजिए सर। जी सर, हम इनको कैसे बात करें, सर। नवीन? हाँ। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन करने का ऑप्शन कैसे है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप वीडियो ऑन कैसे करते हैं यहाँ पे? थोड़ा मुझे नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप हमें ये बताइए कि आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है, सब बताइए आप अच्छे से। मुझे बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है, सुबह को उठते टाइम, रात को सोने के बाद भी होती है। जी। और और मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि लंग्स में बहुत ज्यादा पेन होता है सांस लेते टाइम पे। जी। और मेजर प्रॉब्लम यही रहती है कि मतलब ज्यादा छींके आना बार 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 बार, और आंखों से पानी बहना, नाक से भी पानी आता है। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ। बाकी लोग भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर पद्माकर श्रीवास्तव जी, आशा मैम, शशि मैम कुछ पूछना चाहे तो बोलिए। अर्चना मैम, लेकिन मैं थोड़ा कुछ पूछ लेता हूँ, मुझे संप्राप्ति हेतु पे थोड़ा बात करना है। सबसे पहले आप ये बताइए मैम कि आप सुबह कितना बजे उठती हैं? मैं सुबह उठती हूँ 7-8 बजे तक। आप जहाँ रहती हैं वहां पे सूर्योदय कितना बजे होता है? नॉर्मली सुबह को 6 बजे तो हो ही जाता है, 6 साढ़े 6 बजे। हाँ, तो आप मतलब सूर्योदय के 1 घंटा बाद उठ रही हैं,
ये आपका हेतु मिल रहा है। जब आप उठती हैं तो आपका सुबह उठते उठते पेट साफ हो जाता है। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपको ये चेंज करना है कि सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले उठना है आपको। ठीक है। जी। आप पूरा दिन में पानी कितना पीती हैं? मैं पानी इनफ पी लेती हूँ जितना जरूरी है। इनफ मतलब कितना, अंदाज से? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर आप पानी पी लेती हैं? जी। जी। और आप खाने में दही का सेवन करती हैं, फ्रिज के पदार्थ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, लेकिन आप पानी बहुत ज्यादा पीती हैं, आपको प्यास नहीं लगी रहती है? अभी ठंडियों में भी पानी उतना पी लेती हैं, 5-6 लीटर? नहीं, अभी थोड़ा कम हुआ है, मतलब इनिशियल 15 दिनों में थोड़ा कम हुआ है क्योंकि गर्म पानी पी रही हूँ मैं। जी। आप ना, पानी का एक आयुर्वेद ऐसा बताता है कि जितना प्यास लगे उतना ही पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीने से ये तकलीफ हो रही है। ठीक है। नहीं, मुझे प्यास ही इतनी लगती है, मतलब प्यास ही सुबह आपको को लगती है? हाँ, प्यास ही नॉर्मल इतना भी। ज्यादा लगती है कि 5-6 लीटर पानी पीना पड़ता है आपको? मतलब नॉर्मली सुबह को उठ के मैं 2 से 3 गिलास तो सुबह को ही पी लेती हूँ, फिर 10 बजे के टाइम पे फिर से 2 गिलास गर्म पानी पी के तब मैं अगर बाहर आप जाती हूँ। सुबह 2-3 गिलास पानी ना पिए तो क्या तकलीफ हो जाएगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बस प्यास लगती है तो मतलब सुबह को नाक बंद ना हो इसलिए गर्म पानी पी लेती हूँ। हाँ, थोड़ा उसको कम कर दीजिए, फिर ये सर्दी जो है ना, ये प्रतिशत साइनोसाइटिस वो कम हो जाएगा। अच्छा, आपको भूख कैसे लगता है? अभी मुझे 2-3 दिन से ठीक लग रही है, लेकिन 10-15 दिन पहले ऐसा हो गया था, मुझे भूख नहीं लगी थी 6-7 दिन तक। तो भूख नहीं लगती थी तब भी आप खाना खाती थी? टाइम हो गया इसलिए? हाँ नहीं, ऐसा नहीं था, मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही थी तो उसे खाने के लिए मैं थोड़ा खाना खाती थी, मेडिसिन खाने के लिए। तो भी बिना भूख के खाना खा रही थी ना? जी। हाँ, तो बिना भूख के खाना नहीं खाना है। जब आपको तेज भूख लगे, जब सच में बहुत तेज भूख लगे तभी खाना खाइए, अगर आप ठीक होना चाहती है तो। जी। ठीक है। ओके। और आपकी माता जी बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, वो जो दवाई दे रही हैं वो सबसे बेस्ट है, लेकिन ये आपको चेंजेस करना होगा थोड़ा। बिना ओके। भूख के नहीं खाना खाना है, पानी ज्यादा नहीं पीना है, जितना जरूरत है उतना पीना है, और सुबह जल्दी उठना है। ओके। ओके। हाँ, इतना करेंगी ना तो सब जल्दी ठीक हो जाएंगी। और लेकिन क्या? रात को थोड़ी स्टडीज भी रहती है इसलिए थोड़ा लेट हो जाता तो है। आपको क्या लगता है, हमने नहीं पढ़ाई किया? मैंने पीएचडी तक का पढ़ाई किया हुआ है, तो हमने भी पढ़ाई किया, हमने सुबह उठ के पढ़ाई किया है, 4 बजे उठ के। रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। सुबह उठने से क्या होता है कि प्राण वायु जो रहता है सबसे ज्यादा जागृत रहता है। तो आप जो सुबह पढ़ेंगी ना, वो आपको जो मेमोरी और ब्रेन का जो इंटेलिजेंस जागृत करके देगा, वो रात वाला नहीं करता है। आप सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। ओके सर। थैंक यू मैम। और कुछ दवाइयाँ जो हैं, आपकी माता जी से बात करवाइए। अभी। यस सर। हाँ, तो आप क्या क्या दवाइयाँ दे रही हैं मैम इनके लिए? सर यही अणु तेल चलाया था सर। कितना मात्रा में दे और रही हैं, कितना मात्रा में दे रही हैं अणु तेल? सर 2-2 ड्रॉप दिन में नहीं, 3 बार। उसको और बढ़ाइए, 8-8 ड्रॉप डालिए, मर्श मात्रा में, ओके। ओके सर। है ना? तो उससे और अच्छा फायदा होगा। और आप इंटरनल दवाई में क्या दे रही हैं? सर त्रिकटु चूर्ण चल रहा है सर, सीतोपलादी चूर्ण चल रहा है। जी, ठीक है। सर 7 डेज तक वो चलेगा, फिर उसके बाद इसको और मेडिसिन चेंज की जाएगी सर। ठीक है, डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आप इनके केस में कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं सर। वैसे हाँ साइनोसाइटिस कई सर। का। लोग कह रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराया तो आपकी मेल आईडी पर आपको इस सेशन का लॉगिन आईडी और पासवर्ड गया हुआ है। आप अपनी मेल आईडी चेक कीजिए। यहाँ पे 250 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आप सभी अपनी अपनी मेल आईडी चेक करिए और आप इस सेशन में वहां जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर। डॉक्टर, बोलो। हाँ सर सर बताइए। नमस्कार सबको। मैं सर पहले जलोदर वाले में थोड़ा सा एक श्लोक बोलता हूँ, उसके बाद इस पे आता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। चरक में उदर रोग में सबसे लास्ट में जलोदर बोला गया है। तो इसीलिए वो बोला गया है, दोष मात्र पाचेत शोतो अवरोध शोधनात् नित्यम शोधनम हिताय। जैसे कि आपने सर बोला कि जितने भी है उदर रोगों में नित्य शोधन करना है। जो आपने दवाइयां बताई वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट सेलेक्टेड दवाइयां हैं।
अब मैं इसमें आता हूँ कि जो इनका जो श्रोतो प्राणवायु श्रोतोष में दृष्टि हो रही है, तो प्राणवायु श्रोतोष में पहले अगर आप उसको वो समझें कि जो है क्यों हो रहा है, तो बिल्कुल क्लियर कट जो श्रोतो अवरोध का आता है, अति प्रवृत्ति संगो वा श्रीराम गंधोपि विमागमनम च अपि श्रोता दृष्टि। तो क्लियर कट सिम्टम आ रहा है कि इनकी प्राणवायु श्रोतोष की श्रोतो दृष्टि है। अब यहाँ पे भी यही है कि दोष अति मात्र पाचेत नित्यम शोधन मिताय, या तो आप अणुतिल कीजिए, लेकिन कफ व्याधियों में तीक्ष्ण वमन विरेचन बोला गया है। शेषमुणा विधिनो युक्तो तीक्ष्ण वमन रेचनम, तो पहले इनका एक वमन करा दीजिए मैम, जो भी है एक जो है आप क्लियर कट मतलब तीक्ष्ण वमन करा दीजिए, तुरंत आपको जो है कफ का जैसे ही आप शोधन करेंगे, कैसे चाहे तो वमन से या रेचन से करेंगे, जो भी इनके लिए अप्रोप्रिएट हो, जो भी ये कर पाए। और इसके अलावा रूक्ष कटु तिक्त उष्ण ये आहार देना, मधुर अम्लमण नहीं देना है। और क्या कहते हैं, अब जो है जो दवाइयों पे आता हूँ, अभी पूरा श्लोक आयुर्वेद का वो है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसमें काफी कुछ खबर हो जाता है, लेकिन अभी उसमें नहीं जाऊंगा मैं। अभी केवल दवाइयों पे इनके लिए लोकनाथ रस, अभ्रक, श्रृंग और तिकटू की जगह तिकुटी देना चाहे दे दे, क्योंकि वैसे ही पानी बह रहा है। नहीं तो टंकण के साथ में यवक्षार, बस केवल इतना, क्योंकि ज्यादा दवाइयां नहीं देनी है। और देखिए कफ व्याधियों में 2-3 तरह के कषाय भी आए हैं, जो अभी इनका नहीं देना, शुरुआत में नहीं देना। पहले आप इनका क्लीनिंग करिए, चाहे वो बमन से करिए, और फिर आप थोड़ी सी संशोधन औषधियां देके पहले अग्नि विदित करिए। जैसे पाठक सर हमेशा बोलते हैं, दीपन पाचन अनुलोमन, मतलब पहले आपको दीपन करना ही है, क्योंकि व्याधि कौन सी है, कफ अवरोध है। तो पहले आपको कफ को, गुण को स्निग्ध और श्लक्ष्म गुण को, क्योंकि मिथ्यास्न कफ होता है, इसमें जो है साम कफ होता है। मिथ्यास मतलब श्लक्षणता होती है, स्थिरता होती है। और कौन से दोषों में होता है, जो भी जो कफ के स्थान है, उरा, सिर, कंठ, क्लोम, ये यहीं पे होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रकोपित भी यहीं पे होगा जहां अपने आशा पे होगा। तो इसीलिए पहले सामता खत्म करिए, पहले शोधन करिए, फिर सामता खत्म करिए, फिर संशोधन औषधियों पे आइए। ओके सर। जी बहुत बढ़िया बताया आपने सर। थैंक यू सर। हाँ, और वो दूसरा केस बताइए सर, जिनको प्रतिशय है बच्ची को। प्रतिशय वाले के बताया, वो उसका नहीं बताया हमने, उसका वो उसमें तो आपने बहुत बढ़िया बता ही दिया है कि नित्यम शोधनामिता है, नित्य शोधन करना है। उदाहरण दोष मात्र पाचित, जितने भी दोषों का पाचन कर लिए नित्यम, उतर रोगों में तो नित्यम शोधन बोला है। और एसेटिक कम ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब श्रोतो दृष्टि है, वहां पे भी श्रोतो दृष्टि है। और SGOT SGPT इन्फ्लेम्ड होंगे, लीवर का इन्फ्लेमेशन होगा, फलत्रिका आदि है, जब ड्रग ऑफ चॉइस होती है जहां पर भी लीवर की बीमारियां हो, फलत्रिका आदि घनबट्टी, फलत्रिका आदि कषाय या फलत्रिका आदि क्वाथ, कुछ भी दे सकते हैं। इसके अलावा आरोग्यवर्धी पुनर्नवा, आरोग्यवर्धी भी हैवी अमाउंट में, ना कि जो मात्रा है आरोग्यवर्धी की, 5 से 6 गोलियां दूध के साथ में, मतलब जो अर्ध अर्धपल अर्धपल बोला गया, अर्धपल, तो वो देना है। और साथ में मेरा अच्छा, हाँ। और फिर आप जो है एक क्या कहते हैं, अग्नि पे आइए, फिर आप अग्नि पे आइए। अब वो भी अमाशयगत बात में, अमाशयगत बात में सबसे बढ़िया षड्धरण चूर्ण या वासा गुणोच्च आदि थोड़ा सा ले लीजिए, या पटोल आदि भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसको देखना पड़ेगा पित्त कैसा है, कफ कैसा है, वो देखना पड़ेगा। अगर कफ ज्यादा है तो आरोग्य आदि जोड़ सकते हैं, अगर पाचन कम है तो पाचन अमृतम। तो ये सब चीजें जोड़नी पड़ेंगी, वो आपको देखना पड़ेगा मैम। ओके मैम। इसमें इसमें प्रतिशाय में इसमें हरिद्राखंड और गिलोय सत्व इनके साथ और ऐड कर दें तो मेरे अंदर से बेहतर रहेगा, अभ्रक, श्रम और टंकण के साथ। गर्म पानी पे, गर्म। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर। टंकन भस्म और क्या बताया आपने? मैं सोच रहा था इसमें अभ्रक, श्रम, टंकण के साथ हम गिलोयसर तो हरिद्राखंड और जोड़ दें। अच्छा हरिद्राखंड जी ये एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों पे काम करता है, और जी प्रतिशत में ज्यादा अच्छा करेगा। और गिलोय सत्व भी ऐड कर सकते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है इनके जी साथ साथ। ये डॉक्टर सुभाष कुलश्रेष्ठ जी बोल रहे हैं कि आवाज आ रही है, क्या वीडियो भी संभव है? डॉक्टर नवीन सर, वीडियो भी संभव है क्या इसमें?
लोग वीडियो देखना चाहते संभव नहीं है, केवल पैनलिस्ट का वीडियो संभव है, बाकी लोगों को केवल ऑडियो सुनाई देगा जी। हैं। जी ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्या है कि सेकंड स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है और पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है और उसके बीएफ सेरिना हुआ है। सरायु जी, आप थोड़ा केस बताइए प्लीज, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो केस थोड़ा डिटेल में बताइए। पुढे जाऊ का? आल्या कधी, गेल्या कधी? कसलं काय पोट दुखायला लागलं, थोड़ा खूप जायचं पण मराठी में बात हो रही है। कोई और कोई केस, ऐसे केवल ये एक लाइन से मत पूछिए, पूरा डिटेल में केस बताइए हमें। स्वाति वत्स जी, आप कृपया डिटेल में केस बताइए। स्वाति वत्स जी, हाँ जी। Sir, good morning, sir. गुड Sir, मॉर्निंग। patient is of age of 54 years, sir. एंड पेशेंट को भी प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है जीआई ट्रैक्ट से, एंड स्टूल में ब्लीडिंग आता है, एंड बाकी डाइजेशन वगैरह के इश्यूज तो हैं सर साथ में। करंट कंप्लेंट तो यही है, बट उनको काफी टाइम से आईबीएस का प्रॉब्लम था, एंड नाउ डॉक्टर्स हैव डायग्नोस्ड इट विद द क्रॉन्स डिजीज। तो जी, हाँ जी सर, तो सर कुछ थोड़ा सा गाइडेंस आपका चाहिए था सर, आपने हाउ। जो भी बताया ये सब मॉडर्न का आपने बता दिया। आप ये हाँ बताइए जी कि आपने आयुर्वेद के हिसाब से क्या आपको लग रहा है, क्या है, कौन सी सर, बीमारी है? एज ऑफ नाउ मैंने सर पेशेंट को फिजिकली नहीं देखा है, आई हैव जस्ट गॉट द रिपोर्ट सर। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है वो तो बताइए। सर थोड़ा सा मुझे इसमें आपका ही गाइडेंस चाहिएगा सर, अभी तो। क्रॉन्स डिजीज है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है स्मॉल हाँ इंटेस्टाइन। जी, हाँ जी, अपर जीआई ट्रैक्ट है सर। तो आप इसको ग्रहणी रोग क्यों नहीं बोल रही हैं? ग्रहणी रोग है हाँ इनको। जी, गृहिणी, हाँ जी, हाँ जी। रज प्रवाहिका के लक्षण आ रहे हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको कुष्ठजन्य है, पूरा व्याधि हाँ है। जी, हाँ तो आपको यहाँ पे ग्रहणी का चिकित्सा करना पड़ेगा। दीपन पाचन अनुलोमन से स्टार्ट करके ग्रहणी जी सर। में आप परपटिकल्प दे सकती हैं, आरोग्यवर्धिनी वटी दे सकते हैं। कुष्ठ का भी चिकित्सा, जैसे पंचतिक्त घृत गुगुल, महातिक्त घृत, जी महापंचांग निम्बादि घृत। और कुछ प्रवाहिका के सिम्टम आ रहे हैं तो प्रवाहिका में पिच्छा बस्ती दे सकती हैं। जी कुटजारिष्ट, कुटज अवले या फिर बिल्वा जी अवले, ये सब ऐसे करेंगे। लेकिन केस आप कभी भी ऐसे मत करिए, ये गलत मेथड है। हम केस टेकिंग करते हैं पूरा, क्या क्या जी खाने जी। से हुआ, शुरुआत हाँ जी कैसे हुआ, ऐसे पूरा केस टेकिंग करिए। हेतु क्या था, संप्राप्ति कैसे कैसे बनती गई, वैसे जी करेंगे तो ज्यादा सही करेंगे। मैं आपको सिम्टोमेटिकली दवाई बता दूंगा, 4-5 दवाई, तो थोड़ा फायदा होगा, थोड़ा नहीं जी होगा, जी। फिर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी सर। जी। रोड गियो? आशा टंडेल मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए मैम। जी नमस्ते सर, सभी को गुड मॉर्निंग। सर जैसे स्वाति मैम ने बताया एज वाइज और सिम्टम्स जैसे दिख रहे हैं मेलेना एक्सेट्रा, तो आपने ट्रीटमेंट वाइज तो बहुत बढ़िया बताया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रक्त प्रवाहिका और जो अधोग रक्तपित्त है उनके मिक्स सिम्टम्स हैं, क्योंकि अगर पेशेंट की डिटेल में हिस्ट्री ली जाए तो कहीं ना कहीं उनको इंटेस्टिनल थोड़ा एब्रेजन या फिर इरोजन भी देखा जा सकता है, ये तो उनकी सोनोग्राफी से ही पता चलेगा। लेकिन क्रॉनिसिटी कितनी है डिसीज की उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मुझे लगता है कि इसको अधोग रक्तपित्त में भी शामिल किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी, और सही ट्रीटमेंट बताया प्लान में आपने बहुत सही बताया, उसमें मैं एक शाल्मली का प्रयोग करना चाहूंगी, क्योंकि शाल्मली का बहुत बढ़िया रिजल्ट है अधोग रक्तपित्त में, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं जी। जी। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। शाल्मली जो है वो पिच्छिल गुणात्मक रहता है, मोचरस और शाल्मली, तो ये बहुत अच्छा हीलिंग कर देगा जो भी वहां पे वुंड हुए हैं या अल्सरेशन हुए हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा केस टेकिंग अच्छे से करिए मैम, तो ज्यादा अच्छे से हम परमानेंट ही कर सकते हैं। एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, वो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन इलाज जो क्योर करना है ना वो नहीं कर सकते वो लोग। हाँ जी, हाँ जी सर। जी। डॉक्टर माधुरी मैम कुछ बोलना चाह रही हैं, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, इनका हेतु क्या पेशेंट का, वो उन्होंने किया है क्या निदान परिवर्तन? वही तो मैं मैम से रिक्वेस्ट हाँ, करता हूँ कि बताइए। हेतु क्या है सर? पहले वो करना चाहिए, मेडिसिन देके फिर फायदा नहीं होगा, हेतु नहीं बन गया जो है जी उनका, क्या स्ट्रेस है, खान पान, विरुद्ध आहार, ये सब पूछना चाहिए। पहली रात्रि जागरण, विषम आसन, जी। जो भी है वो पूछना चाहिए सर ये। हाँ, हमारे और तरफ ना, से कोई कमी नहीं होना चाहिए कि हम हाँ ये नहीं पूछा वो नहीं पूछा। सर, और ये तक्र पान बोलिए सर, उनको तक्र पे ही हाँ रखना जी पेशेंट को। जी तक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। और परपटी कल्पना तो सर हम वर्धमान मात्रा में बोलते हैं ना, या फिर टेपरिंग डोज में ऐसे भी दे सकते हैं तक्र टीका, जी उससे बहुत अच्छा फायदा होगा सर। जी।
ये सर आप अरविंद सर कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? हाँ सर, मैम ने तो बहुत बढ़िया बोला, हेतु पे तो जाना ही चाहिए, बिना हेतु के तो नहीं। लेकिन ये सर अधोक, मतलब आपने जो सही डायग्नोसिस बनाई है कि पित्तज गिरणी की, सब मेरा भी डायग्नोसिस जारी है। शारीवा कोशीर काश्मर यष्टि पारुषकम हंति, शारीवा कोशीर यष्टि पारुषक हंति। ये पित्त पे बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन पित्तज ग्रहणी को नहीं भूलना चाहिए। पित्तज ग्रहणी स्ट्रेस से सबसे बड़ा मन व श्रोत की तुष्टि की वजह से होती है। तो पहले मानस पे तो काम करते हुए पित्तज ग्रहणी के लिए, जैसे सर आप बताते हैं, नागरादि है, पटोला, वो 3-4 चूर्ण बताते हैं सर ना, वो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी अभी केवल तकरारिस मैडम ने बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है, परिपाठादि है, नागमोथा मुस्ता, और क्या कहते हैं, हाँ, शतावरी के साथ में प्रवाल पिष्टि मुक्ता शुक्ति, या क्या कहते हैं ये, कर्पदक। कर्पदक जो है तो दर्द के लिए, साथ में ब्लीडिंग के लिए शंख, शंखग्राही स्तंभक भी बोला गया, शंख बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये, लेकिन मैम ने जो सबसे बढ़िया बताया, हेतु तो देखना ही है, मनोवा शतस पे काम करना ही करना है, उसके बाद आगे चिकित्सा करनी होगी। राइट सर। जी सर, बहुत बढ़िया। आपने, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सा डायरेक्शन दिया ट्रीटमेंट का। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो पूछिए, यहाँ पे और क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप। हाँ, ये किसी ने बोला है कि विच मेडिसिन विल बी बेटर फॉर शुक्र शोधन एंड प्री मैच्योर इजैकुलेशन। इसमें भी हमें सर हेतु पहले ये देखना पड़ता है कि उसका क्या हेतु है, कि उसने बहुत ज्यादा क्षार का सेवन किया है, या हेतु में उसका ये क्यों प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्यों हो रहा है, उसको क्या पॉर्न वीडियोस देखे अति मैथुन करने का आदत है क्या, क्या हेतु क्या है उसका, वो पहले देखना है। उसका मानसिक स्थिति कैसा है, उसका अग्नि कैसा है, डाइजेशन कैसा है। कुछ दवाइयां मैं बता दूंगा, लेकिन वो दवाई परमानेंट नहीं होगा। हम लोग उसमें दीपन पाचन अनुलोमन, दीपन के द्रव्य देंगे, पाचन के देंगे, आम पाचन के, अनुलोमन करने के लिए देंगे। अनुलोमन देंगे तो अपान वायु अच्छे से साफ होगा, अनुलोमित होगा तो फायदा होगा। बाकी हम वृक्ष दवाइयां देते हैं। यहाँ पे शुक्र शोधन की जरूरत है कि शुक्र वृद्धि की जरूरत है, वो देखना पड़ेगा। प्री मैच्योर इजैकुलेशन है तो वहां की नसें बहुत कमजोर हो गई हैं। मैं बहुत सारा दवाई बताता हूँ, उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि शुक्र वल्लभ रस है, शुक्र मातृकावटी है, मनमत रस है, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस है, सिद्ध मकर ध्वज है, वंग भस्म है, और वृक्ष योग में अश्वगंधा है, शतावरी है, कपिकच्छु है, गोक्षुर है, फिर शुंठी है। ऐसे द्रव्य दे सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई भी केस ऐसे ही नहीं लेना है। हमें हेतु संप्राप्ति अच्छे से समझ के तब चिकित्सा करें तो ज्यादा फायदा होता है। और वो भी वात पित्त का प्रकृति क्या है उनकी, उनका काम कैसे है, वो सब देखने से ज्यादा अच्छे से फायदा होता है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हेलो कोई, हाँ जी बताइए। सर, मुझे एक केस डिस्कस करना है। मैं आरती बोल रही हूँ सर। हाँ जी मैम। तो सर, एक पेशेंट है जैसे मेरे पास आई है अभी। तो उनका अभी जो वैसे मॉडर्न की उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाई है कि रूटीन एग्जामिनेशन में उन्होंने उनका जो हीमोग्लोबिन है वो 7.9 आया है। और यकृत वृद्धि है। तो उसमें फैटी लीवर बताया गया है और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो जो मैंने हेतु देखा है उसका ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस का हिस्ट्री रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा है। रात्रि जागरण भी रहा है। और खाने पीने में भी स्ट्रेस की वजह से प्रॉपर नहीं रहा है। तो वो पेशेंट मेरे पास आई है तो मतलब उसका पित्त कफ तो है ही सर, उसको सर्वाइकल पॉलिप भी आया है। कफ की वृद्धि है उसका उसमें, और वो ठीक उसको है, लेकिन कफ। ये आपको कहीं ना कहीं पांडु रोग ऐसे दिख रहा होगा, तो हाँ वातज हाँ। है, पित्तज है, कफज है, क्या दिख रहा है? सर, मुझे जो लगा क्योंकि उसका कह रही है कि मुझे काफी टाइम से कफ भी, जैसे वैसे भी कफ की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल पॉलिप भी उसको आया है। और प्लस उसका क्या है, रात्रि जागरण है और स्ट्रेस का बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, 6-7 महीने से स्ट्रेस का, मेंटली स्ट्रेस बहुत हिस्ट्री है उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इसमें फिर कहीं ना कहीं यकृत वृद्धि रक्तवत की वजह स्रोतस से। की दृष्टि है और मासवत स्रोतस की दृष्टि है। हाँ जी, हाँ हाँ आगे जी। बताइए, आगे तो बताइए। सर, मेरे को ये लगा कि अगर यकृत वृद्धि है तो पांडु, तो उसको एनीमिया उसकी वजह से हो सकता है। और उसके जो लिपिड प्रोफाइल है और एसजीओटीपीटी सब, उसका लिपिड प्रोफाइल और लीवर फंक्शन टेस्ट सब नॉर्मल है।
और उसका मैंने ब्लड शुगर और सब कुछ नॉर्मल है। तो सर मुझे जो हेतु मुझे आपसे गाइडेंस लेना, मुझे जो हेतु लगा, मुझे यही लगा कि जो उसका स्ट्रेस का रीजन है और जो उसका प्रॉपर रूटीन जो है वो नहीं है, जैसे रात्रि जागरण है, खाने पीने का भी उसका नहीं है। आइसक्रीम भी मैंने देखा गर्मियों में, जैसे आइसक्रीम मैंने पूछा कि दबा आइसक्रीम का भी बहुत ज्यादा है कि ठंडी चीजें बहुत ज्यादा लेना, तो उसकी वजह से कफ दुष्टि भी है सर और पित्त भी है, उसको एसिडिटी की भी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपको चिकित्सा कैसे करना है, मैं कुछ दवाइयां बताता हूँ, और बाकी आप तो खुद ही इंटेलिजेंट है, आपको सर सर इनका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछिए ना क्या हो। हाँ क्या हाँ है आरती में। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, हाँ वो सर्वाइकल पॉलिप की वजह से मैंने पूछा, तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, हैवी मेंसेस नहीं है कि मुझे लगा हैवी मेंसेस हो पॉलिप की वजह से इसलिए एचबी कम हो, पर वो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मेंसेस बिल्कुल नॉर्मल है, 25 डेज की साइकिल है बहुत टाइम से रूटीन से, और मेंसेस हैवी नहीं है। अच्छा, इस पे गायत्री मैम कुछ बोलना चाहती हैं। डॉक्टर गायत्री मैम, आप आपने हैंड रेज किया है। हाँ मैम, Sir, not about this. I have some other case. I'll discuss. एक मिनट फिर आप रुक जाइए मैम, पहले हम आरती मैम हाँ करते हैं। हाँ मैम हाँ आप इसमें आरती मैम, आप पहले तो यकृत पे काम करना चाहती हैं कि रस पे कि मांस पे, किस पे करना, अग्नि कैसे है उनका, अग्नि और मल अग्नि प्रवृत्ति अग्नि कैसे। मांदे है सर, अग्नि मांदे है, और पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता। मैंने एरंड तेल तो दिया कि उसको एरंड तेल लेने के बाद सही से हो रहा है, पर जब से उसको स्ट्रेस का ये एपिसोड हुआ है तब से उसका पेट भी साफ नहीं हो रहा, पहले सही से साफ होता था। अग्नि मांदे भी है सर। जी, यही तो मेन कारण है, अग्नि मांदे है, हाँ जी। इससे सब हाँ जी। शुरुआत है। आप हाँ इसमें क्या जी। क्या दे सकती हैं, बाकी आप डिसाइड करें, मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे आप हम्म। आरोग्यवर्धिनी वटी को दीजिए दूध के साथ, क्योंकि हाँ उनको जी। हेपेटोमेगैली है। तो हाँ जी। आरोग्यवर्धिनी यकृत की शुद्धि करेगा पूरा। उसमें हाँ काल जी। मेघ दे सकती हैं, कुटकी दे सकती हैं, वासा दे हम्म। सकती हैं, नीम दे सकती हैं, पंचतिक्त दे सकती हैं, उससे फायदा हम्म। होगा। उसके साथ में आप फैटी लीवर भी है, तो इसमें हम्म। मेद पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक, ये देंगी तो हम्म। फायदा होगा। ग्रहणी को आपको ठीक करना है तो इसमें पंचामृत परपटी, या उनका एचबी कम है तो लौह परपटी, स्वर्ण परपटी, तक्र के साथ दीजिए, या तक्रारिष्ट, या द्राक्षास्तव मृद्विकारिष्ट के साथ दे दीजिए। साथ में हम्म। पॉलिप है, पहले आप यकृत को ठीक करते जाएंगी, और फिर क्या चिकित्सा में, पांडु की चिकित्सा में, जब दीपन पाचन अच्छा हो जाएगा, अनुलोमन हो हम्म। जाएगा, हाँ अनुलोमन जी। के लिए आप अभ्यारिश दे सकते हैं, एरंड तेल दे सकते हैं, गंधवृत की, या हम्म। फिर त्रिवित लेहम, या फिर उससे भी नहीं हो रहा है तो घृत पिला के आप विरेचन दे दीजिए, स्ट्रॉन्ग ठीक विरेचन, है। हम्म। तीक्ष्ण विरेचन दे दीजिए, उससे हो हम्म। जाएगा। या फिर आप बस्ती देके, मात्रा बस्ती देके उनका कोष्ठ शुद्धि करिए स्नेहन करके, फिर वो हो जाएगा। हम्म। ये ठीक है। फर्स्ट स्टेप है। फिर नेजल पॉलिप है उनको, तो आप उनको नहीं, मांस पाचक, सर्वाइकल सर्वाइकल पॉलिप है सर। सर्वाइकल पॉलिप है तो उसमें तो नस से देना पड़ेगा आपको, शीरबला हम्म। तेल का या फिर धन्वंतर तेल का, उनको हम्म। नस से फायदा हो जाएगा। और वहां पे स्थानिक महाविषगर्भ तेल, महामाश तेल, इसको स्नेहन करके, अभ्यंग करके, और नाड़ी स्वेद दे दीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर। और सर ये शीर वाला तो मैंने जो आपका आपका वाला है मेरे पास, तो वही मैंने उसको नशे बोला है, और विरेचन वटी मैंने आपकी मंगाई थी तो विरेचन वटी बोला था, तो वो उसको नहीं लगा तो मैंने फिर उसको एरंड तेल दे दिया सर। जी, लेकिन उनका यकृत का कार्य आपको अच्छा करना पड़ेगा, दीपन पाचन अनुलोमन, आम पाचक वटी दे दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है सर, आम पाचक वटी मैं मंगवा लेती हूँ सर आपसे, वो मेरे पास खत्म हो रखी है सर। जी, इनके केस में किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए, मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया। किसी सर को बोलूं कुछ मैं? ऐड करना है, हाँ सर बताइए सर। हाँ सर, आपने बहुत बढ़िया बताया है, मेरे भी दिमाग में काफी चीज चल रही थी। दोष तो कफ है, क्लियर कट है, और धातु में मेद की है, मेद का विमागमन हो रहा है। तो जैसे आपने हमेशा ही बताया, अभी भी आपने बहुत बढ़िया बताया कि मेद धातु को विमागमन है, तो दोष पे भी करना है, मेद पे भी करना है, क्योंकि दोनों की चिकित्सा एक ही है। तो शोधन करना है, तीक्ष्ण शोधन करना है, और आरोग्यवर्धिनी तो अपने सब बढ़िया बेस्ट है, फल दिखाती है आरोग्यवर्धिनी है, कुमारिया सब है, द्राक्षा सब है, मधुविका रेस्ट है, द्राक्षा वाले है, दशमुख है। अभी कफ को भी लेके चलना है, तो कफ में पिपली वगैरह है, पिपली दशमूल पिपल आदि वो सुरसादी गण भी इसमें बोला गया है। पिपली सुरसा और ये इसके कम्बिनेशन। बाकी तो सर आपका कम्बिनेशन ट्रीटमेंट बहुत सर एक्सलेंट सर गुड़ है। पिपली योग दे सकते हैं इसमें सर? हाँ गुड़ पिपली योग दे दूं तो मैं बिल्कुल यकृत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, यकृत पिलिहारी लो। अब एक कषाय आया, वर्णादि कषाय, कफ में तो मंदाग्नि नियक्षति,
कफ मेदो मंदाग्नि आढ़े बाद शिराशूल मंदाग्नि से क्षति वर्णादि कषाय बोला गया, वो भी आप जोड़िए, ठीक है सर। वो दोनों में आप काम बोला करेगा। आम पाचकवटी देंगी ना, तो आम पाचकवटी से 7 दिन में सब उनको कुछ लगेगा हो कि जाए। लग रहा है और पूरा यकृत की शुद्धि हो रही है। वो मेरा वाला आम पाचकवटी दीजिए मैम। हाँ हाँ, वो तो बेस्ट है सर, वो ठीक। मैं मंगा लेती हूँ सर। आशा सर मैम, सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आरती। सर गुड़ पिपली योग सर ऐड करूँ क्या, मैं आपसे पूछ रही हूँ इसमें। अभी हाँ अभी तो करिए, मैं नहीं ऐड करूँ या बाद में ऐड करूँ सर? बाद में थोड़ा और भूख लगने दीजिए थोड़ा, क्योंकि ना अब ये सीजन भी अच्छा है, फेवरेबल है। गुड़ पिपली योग तो बहुत हम्म अच्छा काम करेगा। और हम्म दूसरा एक और चीज रह गया मेरा, जो फैटी लिवर है उसमें जब हम्म दीपन पाचन हो जाएगा तो हमें एक ऐसा व्हीकल चाहिए जो फैट्स को मेल्ट करे वहां पे। तो इसलिए महातिक्तघृत, गुगुल तिक्तघृत वो देंगी ना, तो वो वहां जाके पूरा पाचन करके पूरा फैटी लिवर को ठीक कर देता है आरोग्यवर्धिनी के साथ में। और ठीक इसमें है। और कुछ दे सकते हैं तो प्रवाल पंचामृत, और पित्त जन्य संप्राप्ति है तो प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, प्रवाल पिष्टी, शुद्ध शेखर रस, ये सब देंगे तो और अच्छा फायदा हो। और यकृत का शोधन करना है तो आपको विरेचन, वासा, कुटकी, कालमेघ ऐसे जब द्रव्य देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हाँ, सो मच। डॉक्टर आशा मैम, आप इनके केस में कुछ बताना चाहती हैं तो बताइए। हाँ जी सर, मैं आरती मैम से पूछना चाहूंगी कि पेशेंट की एज कितनी है और उनको इश्यूज कितने हैं, मतलब बच्चे कितने हैं। सर मैम एज तो है 37 years और एक ही इशू है सर, एक है। और नॉर्मल है या सीएस है। सिजेरियन सिजेरियन। और वर्किंग है क्या वो। हाँ जी सर, उनका मैम उनका अपना हस्बैंड का बिजनेस है, वही बिजनेस संभालते हैं वो। अच्छा, तो मैम थोड़ा ना स्ट्रेस फैक्टर पे भी देख लीजिएगा, मनोवत स्ट्रेस स्ट्रेस की भी फैक्टर तो मुझे लग मेजर रही है, है ना। स्ट्रेस फैक्टर तो है ही हाँ, मैम। तो ठीक है मैम, देखिए आप सर ने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन मुझे सिर्फ इसमें ऐड करना है, एक तो शिरोधारा का उनका 2-4 सेशन ले लीजिए। शिरोधारा, नस्य और स्नेहन और विरेचन कराइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेद, मांस और मनोवह स्रोतस की दृष्टि है, जिसमें कफ और पित्त का प्राधान्य है, ठीक है। तो अपान वायु के लिए तो सर ने बहुत बढ़िया योग बताए हैं, तो उसके हाँ साथ जी में जोड़ना चाहूंगी आपका स्नेहन, स्वेदन, नस्य, शिरोधारा हो गया। उसके बाद एक हाँ जी पद्मकाष्ठ चूर्ण का काफी बढ़िया रोल है, क्योंकि आपने बताया सर्वाइकल पॉलिप है, तो धर इज हाँ जी कम्प्लीटली होना चाहिए मेरे ख्याल से कि वहां पे जो भी अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको। और पद्मकाष्ठ चूर्ण का बहुत बढ़िया रिजल्ट है, आप इसके साथ शतावरी चूर्ण भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दैट ऑल फैक्टर कम्स आफ्टर दीपन पाचन एंड शोधन, ठीक है। ये ठीक है एक मैम। आपके यूट्रस को थोड़ा बल देंगे, तो उसको अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम इश्यू ना हो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज वरुणादि कषाय इज वेरी बेस्ट, उसका आप प्रयोग जरूर से करिए। जी मैम। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके। जी, और कोई कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कोई केस आप लोग को बताना है, पूछना है। और आप अब लोग अपनी अपनी जो है ग्रुप में इस मीटिंग आईडी और पासवर्ड जो लिंक है उसको जरूर शेयर कीजिए। अभी हमारे 91 लोग ज्वाइन हुए हैं, हम चाहते हैं 100 से ऊपर हो। क्यों वैद जी। हाँ जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जी को बोलना चाहूंगा कि आप सर कुछ बोलना चाहेंगे। मोहम्मद शाहिद जी, आप हैं सर? आप नहीं है शायद, शायद छोड़ दिए। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई केस? Namaste, sir. जी मैम। Namaste, everyone. जी I wanted to ask some question. जी मैम। Uh, Yesterday, I got a case. He's 8 years old. He has speech delay, and his eye contact is good. Expressions he gives over, like he overreacts for everything, and he uses his left hand more. And understanding इतना नहीं है, speech delay है. फिर hyperactive, if someone calls he becomes hyperactive, he writes his homework like before, compared to before his concentration is increased. And when he talks, no, there is no clarity in the speech, he can't withhold his emotions, and milestones are delayed. When he was, I'll tell his birth history. When he was born, he got jaundice, so they have kept in NICU. Then later in the evening, her mother was breastfeeding. Then the aspiration happened. Then from that time, for 15 days, they have kept in NICU, and every milestone is delayed. This is the case.
जी, तो कहीं ना कहीं उनका ना ग्रहणी की दृष्टि है, क्योंकि पहले फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो चुका है, जो ब्रेस्ट मिल्क भी है वो कफजन्य स्तन्य दृष्टि होगा शायद। ओके तो इसमें हमें ओके ग्रहणी पे चिकित्सा करना है, क्योंकि याय पित्त धरा कला साहेब मज्जा धरा कला, पित्त धरा हाँ कला को हमें अच्छा करना है तो मज्जा धरा कला अच्छा होगा। तो इसमें आपको आरोग्यवर्धिनी वटी, पंचामृत परपटी या स्वर्ण परपटी से स्टार्ट करना है, दीपन पाचन ओके दे के। फिर आपको क्या करना है कि सारे मस्तिष्क पे काम करने वाली दवाइयां, मस्तिष्क रोगाधिकार हम्म भेषज रत्नावली में बताया, पंचामृत लौह हम्म कुल सबसे अच्छा रहेगा, स्मृति सागर रस, हम्म फिर हम्म महाकल्याणक घृतम या महापंचगव्य घृतम, महापैशाचिक घृतम, इसमें से सेलेक्ट करिए आप। और yes, इसमें स्वर्ण सारस्वता रिष्ट अच्छा काम करेगा। और नस से ओके देना है तो आपको ब्राह्मी तेल, वच्चा तेल, अगर हाइपर एक्टिव है तो शीरबला 101 वो वाला देने से, ओके और बस हम्म देना पड़ेगा। और मेध्य रसायन बहुत सारे देने पड़ेंगे। और हर ओके संडे को पीपल के वृक्ष के ट्री के नीचे जाना है, पीपल के पत्ते तोड़ना है और उसका प्लेट बनाना है पत्तों का, और उसमें ओके सारस्वत चूर्ण, घी और चावल हर संडे को खाना है, उससे अच्छा हो जाएगा। ओके ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन और भी लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। माधुरी मैम आप बताइए, अरविंद सर हाँ यस बताइए। मैम, प्रणाम सर। सर इनको वो अक्कल काला चूर्ण और वचा चूर्ण का घर्षण मध के साथ जीवा पे करने को बोला, मतलब कफ का अवरोध हो जाए, निकल जाए। जी अक्कल काला चूर्ण है ना, जी जी और वचा का, जी। Vacha तो and which one, ma'am? अक्कल काढ़ा। अक्कल कारा Akkalpad. Okay, okay, ma'am. Okay. और कल्याणक अवले वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और कोई बोलना चाहते हैं? अरविंद सर आप कुछ सब बोलना बताया चाहते हैं? सर। किसी नहीं को? सर, आपका तो ट्रीटमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। तो पीपल के पेड़ पे वकील भी है, बाकी तो घर तो मैं देना ही, क्योंकि मानववाद श्रोत में शिरो धारा भी थोड़ा सा हल्का सा या शिरो बिच्छू वाला टाइप का कर सकते हैं, क्योंकि चल गुण तो बात का बड़ा ही हुआ है, क्लियर कट है कि इसी वजह से कम मतलब हाइपर एक्टिव है, तो चल गुण तो बड़ा ही हुआ, तो बात की तुष्टि तो है, और आवरण भी हो रहा है सर, तो आपका ट्रीटमेंट तो एक्सटेंड है सर। जी मैम आप ये करिए, फिर अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछेगा, फिर हम बताएंगे। Yes, sir. Okay. Thank you so much. ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। किसी ने हैंड रेज किया है? यस यस सर। हाँ जी मैम बताइए मैम। सर मुझे को एक क्वेश्चन आपसे और करना था सर। हाँ पूछिए, एक नहीं 50 पूछिए, लेकिन पूछिए। सर ये है कि मेरे पास 5 पेशेंट हैं सर फाइब्राइड के, अच्छा फाइब्रोइड के हैं, अच्छा। और प्लस इनफर्टिलिटी भी है सर, जी और एज वही है 41। तो सर उनके तो मैं 3 mm तक की फाइब्राइड तो कम कर चुकी हूँ सर। कैसे, क्या क्या दवाई दिया? सर मैंने कांचनार गुगुल चलाया था सर, जी और उसमें अशोकारिष्ट चलाया था। बस सर यही 2 ही चीजें चला रही हूँ। और सर आगे इसमें आप अपनी एडवाइस आपने मुझे ये नहीं बताया कि फाइब्रोइड होने का हेतु क्या है? सर ये पहले इनको ओवरी सिस्ट बनी थी हेमरेजिक। अच्छा, सर उन्होंने कहीं और जगह ये तो ट्रीटमेंट आपने चलाया। लक्षण बताया, ये तो बीमारी बताया, हेतु हेतु मतलब क्यों हुआ? सर ये तो मैंने उनसे, सर आप क्यों ही नहीं? बताइए। आप केस टेकिंग करिए अच्छा मैम, कि यस उनका सर। क्या वेगावरोध का हिस्ट्री है क्या, रात्रि जागरण यस है क्या, अध्यशन है, विरुद्धासन, विषमासन, क्या है, यस सर। ना पड़ेगा। उस हिसाब से फिर चिकित्सा हम दे सकते हैं। ऐसे में आपको ऐड कर देता हूँ, लेकिन ये पूरा चिकित्सा नहीं है, ये यस अधूरा सर। चिकित्सा है। इसमें हम मांस पाचक, मेदोपाचक, कुबेराक्षादि वटी, कुमारी हम्म और गुड़ साथ में दें, और सहचरारी तेल का मात्रा बस्ती दें। हम्म। तो ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन आपको पूरा केस टेकिंग करना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छे से हम बता पाएंगे यस सर यस सर। कि शुरुआत कैसे हुआ, मेंसेस कैसे आता था, मिनार्के से सर मेंसेस क्या था, वो सब पूरा डिटेल में चाहिए। सर मेंसेस तो उनको ब्लैक ब्लैक आया था, आता था, मतलब 2 मंथ पहले हुआ था उनको ये, और कि इसी फाइब्रोइड वजह शुरू से होने के टाइम शुरू कैसे हुआ ये सब चीजें? ये सर मेरे पास तो जब आया था तो इनकी यही कंप्लेन थी कि जो आती है अंदर से ब्लड के क्लॉट आते हैं मेंस्ट्रुएशन टाइम पे। हाँ लेकिन तो क्यों, क्यों? यस सर ये तो ओके सर, आप एडवाइस दे दीजिए मुझे, कुछ अच्छा बेहतर बताइए सर।
अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं एक केस पेपर देता हूँ। वो एक फॉर्मेट है, उससे केस टेकिंग करेंगे तो आप लोगों को इजी जाएगा कि कैसे केस टेकिंग करना चाहिए। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में अपना नंबर देता हूँ और सब लोगों को वो पीडीएफ देता हूँ, है ना। तो आप लोगों को इजी जाएगा। ओके सर। ये केस पेपर आप लोगों को बहुत काम आएगा पूरा हेतु निकालने में। ओके सर। ये देखिए थैंक्स मैंने सर। मैसेज किया है आप लोगों को। ठीक है, और डॉक्टर रुचि मैम कुछ बोलना है तो बोलिए। सर मुझे एक ब्रेस्ट कैंसर है ना, उस पेशेंट के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी। हेलो। बोलिए बोलिए मैम। सर जो पेशेंट है उनकी एज 43 है, उनको हाँ ब्रेस्ट कैंसर 3rd स्टेज का आया है, ऑपरेट हो चुका है उनका भी हाँ नवंबर में ही। हाँ तो फिलहाल के लिए उनको डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि उन्हें 8 कीमो करनी पड़ेंगी, जिसमें से 2 कीमो हो चुकी हैं उनकी। तो हाँ। फिलहाल के लिए उनके बहुत ज्यादा वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो मैं उनको क्या दे सकती हूँ? मैंने अभी जो दिया है उनको वो सिर्फ अमृत कलश दिया है महर्षि आयुर्वेदा का। हाँ लेकिन आप मतलब क्या चाहती हैं उनके लिए कि वो बढ़े ना। हाँ मतलब वो नेक्स्ट आगे जो लेवल पे आएगा तो वो ना आए दोबारा। तो आप उनका पूरा शोधन करा दीजिए ना मैम, वमन विरेचन बस्ती नस्ते रक्त मोक्षण, जैसे ओके जैसे सर। आपको पॉसिबल है वैसे कराइए। फिर दीपन पाचन अनुलोमन, और उनको आप रसायन दे दीजिए। अमृत कलश ऐसे केवल वो प्रचार करते हैं। आप तो उनसे ज्यादा आपको नॉलेज है। आप उनको या तो ब्रह्म रसायन दे दीजिए, च्यवन प्राशावलेह दे दीजिए, वो भी रसायन काल में सुबह के टाइम भूखे पेट लेना है ना। ठीक है सर। और फल घृत भी एक रसायन है, चंद्र प्रभावती भी रसायन है। जी सर। ऐसे कुछ रसायन देंगे तो वो फिर से धातु पाक नहीं होगा या फिर वहां पे ग्रंथि नहीं होगा। ऐसे देंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ उनका क्योंकि एक्चुअली उनकी डाइट भी अच्छी है, प्योर वेजिटेरियन है, शाम को 9 से 10 बजे सो जाती थी, सुबह 4:30 से 5 के बीच में उठ जाती हैं। स्ट्रेस कभी कभी आता था, बस उनको आई थिंक अक्टूबर में फर्स्ट टाइम ऐसे ब्रेस्ट में हल्का सा दर्द हुआ, नॉर्मल चेकअप के लिए। उसके बाद उनको ऐसा हुआ तो तुरंत इमिडिएटली उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेट कराना होगा, तो उनका ऐसा ब्रेस्ट पूरा निकाल दिया गया था, जी, जिसमें ऐसे आया अगर कि वो उनको 3rd आते स्टेज का था। अगर वो आते आयुर्वेद के पास तो ये सब करना की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने कितने सारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट ठीक कर दिए हैं आयुर्वेद की दवाई से, पूरा डिजोल्व हो। मतलब विद इन 2 मंथ्स में ये सारा प्रोसेस शुरू हो गया था सर। जी। ऑपरेट हो गया, कीमो अभी के लिए कीमो के आप 2 तो इतनी सेशन हो बड़ी चुके डॉक्टर हैं। है, आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर है, आप तो कोशिश कर सकते हैं ना कि ऐसे पेशेंट को आप बचा लें ऑपरेशन से। सर मुझे ऑपरेट के बाद ये सारा कुछ पता चला, तो मैं मेरे वो हाथ में समझ जितना। गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। और आगे फ्यूचर हम्म। में आप तो बचा सकती है ना। जी सर बिल्कुल। जी ठीक है मैम, सर थैंक यू। इसमें ऐसे मेदोपाचक या रक्तपाचक भी दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, लेकिन जो भी आप पाचक देते हैं वो रुक्ष रहता है बहुत ज्यादा, तो आप घृत के साथ देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रुक्षता नहीं आएगी। पॉलीग्रेड के साथ दे दूं तो चलेगा सर? हाँ जी जी। ठीक है सर। हाँ डॉक्टर आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप इनके केस में या कैसे भी। हाँ जी सर। मैम आपसे पूछना चाहूंगी उनका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसी है, क्योंकि नॉर्मली जो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं ना, तो वो भी एक बहुत रीजनेबल मैम फैक्टर उनका होता जो है। मीनोपॉज था वो ऐसे 8 साल पहले बंद हो चुका है। गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है 10 साल पहले। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं इशू था उनको। हम्म, नहीं तो मैम यही है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर से कुछ भी रिमूव होता है तो वो हम्म। अपान वायु की वृद्धि करता है ना, क्योंकि वो जी जी आकाश का अवकाश बढ़ता है तो वायु भी बढ़ाएगा और अपान वायु को भी दूषित करेगा। तो जी। मेन कोज यही है, मेदो धातु की दुष्टि है, वायु कफ की संगति है इसमें साथ में। तो ठीक ये है तो मैम। आपने बहुत बढ़िया किया। ठीक है, कीमो वीमो हो गया, पेशेंट का रिमूव हो गया। अब आप जैसे फर्दर भी पूछ रहे हैं, तो सर ने जैसे बताया रसायन पे करना चाहिए, लेकिन उनका ना कंटिन्यूअसली आप शोधन थोड़ा बहुत करते रहिए, क्योंकि एक बार क्या होता है ना कि एक बार शरीर में मेदोदास्तु की दृष्टि होना शुरू होता है तो एज वाइज भी वात का भी इसमें प्रकोप ज्यादा रहता है, क्योंकि आई थिंक शी इज ओल्ड एज। ऐसे हरीत की चूर्ण रात में दे सकती हूँ? हाँ हाँ, दे एरंड सकते हैं। पृष्ठ हरितकी आप दे सकते हैं बिल्कुल। नॉर्मल और हेल्थ की भी बीच दे बीच सकते में हैं आप, गर्म पानी के साथ। हाँ हाँ, ठीक है एक सर। अपामार्ग क्षार से सिद्ध घृत का बहुत बढ़िया प्रयोग है मैम, जो भी ओके। मैं अपने पेशेंट्स में देती हूँ, जो भी आफ्टर कीमोथेरेपी। तो उससे क्या रहेगा कि एक शोधन हो जाएगा, अंदर से स्नेहन भी हो जाएगा और धातु की पुष्टि अच्छे से होती है। उसके साथ आप त्रिफला घृत या त्रिफला रसायन का भी प्रयोग करा सकती हैं। ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जी।
आप ना हमेशा हेतु पे ध्यान दीजिए, हेतु। तो हेतु के लिए वो मैं एक केस पेपर दूंगा आप लोगों को। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, जो लोग नए जुड़े हैं, कि हमारा रोज सुबह 7 से 7:30 बजे अष्टांग हृदयम का लेक्चर होता है। फेसबुक पे भी होता है और हम लोग जूम पे भी बात करते हैं। शाम को एक लेक्चर होता है 7 से 8, और उसके बाद में क्लिनिकल संभाषा होती है रोज। जिनको भी रोज आना है तो रोज आ सकते हैं, और नहीं तो संडे संडे को तो ये होगा ही फ्री में ये सेशन। और किसी को कोई केस पूछना है, बताना है तो बताइए, पूछिए। हाँ, डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर, आप बोलिए सर, आपका ही इंतजार हो रहा था। डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर, शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर, आपने हैंड रेज किया है। उनको पैनलिस्ट बना दीजिए। हाँ, अभी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ये सर गांव में है ओके। थोड़ा। हाँ जी, जी बोलिए। जी जी सर, सबसे पहले तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने लेट ज्वाइन किया है एंड लेट कमर्स आर नॉट वेलकम। नहीं, हमारे लिए चलता है, आप मेरे आ कुछ जाए। पेशेंट आ गए थे कानपुर से। जी अभी जो हम बात कर रहे थे, इन्होंने किसी विद्रधि की या किसी ग्रंथि की बात की और आप हेतु की बात कर रहे थे। जी तो ना मुझे इसमें ना आचार्य सुश्रुत का एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है। वातादेव मास्मृकम प्रदिष्टा संदुष्यम मेदस्यम ताशराश्यम वातोन्नतम विग्रथतम चाशोधम कुर्वन्ते ग्रंथ रीति प्रतिष्ठा है। इतनी सुंदर विश्लेषण किया है आचार्य ने। जब तक हम इधर ध्यान नहीं देंगे कि कुपित हुए बात आदि दोष रक्त मांस मेद शिराओं को दूषित कर गोलाई और ऊंचाई और गांठ में मांस धातु को जो उठा देते हैं, उस रोग को हम ग्रंथि कहते हैं। जिसपे आचार्य जिज्जट की टीका है, अनंतरम अपचिम गंडकम तुलंत्या ग्रंथिमाय वाताद इत्यादि। ये इसका हेतु है। और जहां हम चिकित्सा की बात कर रहे थे, अभी जब इस पे बात हो रही थी गर्भाशय की, उसमें तो सर मैं सिर्फ दो ही चीजें कहना चाहूंगा, पुष्प धनवा रस और देवदारिया रेस्ट। ये मेरा अपना अनुभव है। जी सर जी। अब हम इसे किस पेशेंट पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, किन परिस्थितियों में यूज करेंगे, किस तरीके से उसका सारा ऊपर से नीचे तक इतवृत्त लेकर शुरू करेंगे, वो एक चिकित्सक की अपनी मेधा, अपनी प्रज्ञा, अपनी जिज्ञासा पर डिपेंड करता है। जी लेकिन आप किसी भी हाल में इसे यूज करें तो इन दोनों से रिजल्ट आते हैं, बाकी औषधियों के साथ इन्हें जोड़कर। जी। तो इसमें तो यही मुझे थोड़ा सा जो मुझे समझ आ रहा था पुष्प धनवा अपने रस अभिज्ञान से। जो रहता है वो कहीं पर भी मतलब जहां वृद्धि नहीं हुई है, जैसे फेलोपियन जी ट्यूब का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ओवरीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो पूरा जी रसायन है, उसका देना बहुत जरूरी है। देवदारवरी जी गर्भाशय को बल देता है और पूरा शुद्धि करता है, एग्जैक्टली। मेंसेस को रेगुलर करता है। बस बात सबसे कभी बड़ी नहीं चीज होता। उसमें हम शुरू से ही चले, जैसे उसमें देवदारू है, उसमें जी अड़ूसा मंजिष्ठा है, दंती है, इंद्रजो है, जी नागरमोथा है, सिरस खैर और अर्जुन है, और जी उसके अलावा कुड़ा है। अगर आप ये बता रहे हैं ना, पेट की भी समस्याएं साथ में मौजूद है। वो जी इतना कंप्लीट मेडिकेशन है कि अगर जी देवधार्य और पुष्पधनमा हम दोनों चीजें ऐड कर लेते हैं एलोंग विद सम अदर मेडिसिन जो भी हम दे रहे हैं, सम अदर ड्रग्स जो भी हम दे रहे हैं, तो हमें रिजल्ट मिलने में और ज्यादा थोड़ी सी आसानी भी होती है और बेहतर रिजल्ट भी मिलते जी। इसी हैं। के साथ में कन्या लोहादी वटी बहुत ही बढ़िया काम हाँ, करता है। कानेलोदी बट्टी भी है। हाँ, कानेलोद बट्टी भी दे सकते हैं, लेकिन कानेलोद बट्टी भी ठीक है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ, इस पे अनीता मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप? किसी को कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप लोग। प्रणाम सर। जी अ, प्रणाम मैम जी। इसमें कन्या लो आदिवटी तो बहुत अच्छा बताया सर आपने। मैं देवदारव्य और उसके बारे में बताती हूँ। देवदारव्य पित्त का भी शमन करता है और तीनों दोषों को भी करता है। जब मीनोरेजिया मेट्रोरेजिया ये वाली कंडीशन हो या फाइब्रॉइड बने हो ऊर्ध्व रक्त के कारण, या कभी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जैसे सर ने बोला मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी तो देवदारव्य आदि को आद देना है, तो वहां पे वो पित्त संप्राप्ति को भंग करने में काफी सहायक होता है। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि चाहे कहीं से भी रक्त आ रहा है और रक्त का मल पित्त है, तो जब रक्त और पित्त दोनों की दृष्टि होती है तो उसकी को हमको जब ठीक करना है तो देवदारव्य काम करता है। दूसरी बात सर, पुष्प धनवा रस की, पुष्प उसका नाम ही पुष्प धनवा है, तो जैसे कि जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस है, या जिसमें ओवम की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है, जहाँ पीसीओडी है, जहाँ हमें एक हेल्दी ओवम प्रोडक्शन चाहिए, वहां पे हम पुष्प धनवा, पुष्प को अच्छा करने वाला
और गुड क्वालिटी ऑफ ओवम को बनाने वाला पुष्पधनवा रस है। ये 2 बातें थी। पर सर एक पहला मैं सुन रही थी, मैंने भी लेट ज्वाइन किया, ओपीडी थी, तो एक मैम ने बोला कि उन्होंने कीमोथेरेपी के बाद में स्नेह सिद्ध क्षार दिए। तो पाठक सर मेरा ये पूछना था, क्या जब हमने कीमोथेरेपी दी है और शरीर पहले ही कमजोर है और आचार्यों ने ये कहा कि क्षार, पिप्पली, लवण अधिक मात्रा में नहीं प्रयोग में लाने चाहिए, तो क्या उनका प्रयोग ठीक रहेगा नहीं या नहीं वो नहीं घृत नहीं या वो घृत के साथ संस्कारित करके दे दिए गए, इस कारण से शायद नहीं उनके पेशेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी शुरुआत में वो किन की पेशेंट थी जिन्होंने बताया था? वो अभी क्षार अभी नहीं लास्ट देना। वाला सुन रही थी ना मैं सर, तो मैंने जस्ट ज्वाइन ही किया था, तो आपने उन्होंने सही बोला। बताया, मेरा ध्यान नहीं गया। क्षार नहीं देना है हमें। हमें क्यों लेखन करना है वहां पे? क्यों करना है? हाँ, क्योंकि कीमोथेरेपी में पहले सेल्स बहुत बर्न हो जाते हैं सर, और जी। शरीर का जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, तो हमें वहां और शरण नहीं करना है। और पित्त हो भी सकता बढ़ा है। हुआ है, हम क्षार देंगे तो और पित्त बढ़ेगा। नहीं देना है। जी जी हाँ, तो वो मैंने लास्ट में सुना था सर, तो मैं ये थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहती थी। दूसरा, मेरे को ऐसे लगता है कि जहाँ पे पोस्ट कीमोथेरेपी या ऐसे वाले पेशेंट्स हो, उनमें हम गिलोय दे सकते हैं, उनमें हम जितने हम अपने इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। जी तो जी। ये मेरा एक एडवाइस सर, वो क्षार वाला मैं क्लियर करना चाहती थी। क्षार तो नहीं देना है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर, आप कुछ बोलिए जी सर। जी सर, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मेरे फादर ने बड़े सारे कैंसर के पेशेंट अपने जीवन में देखे हैं, उनका इलाज किया है, और उनमें से बहुत सारों में सफलता भी रही है। जी जो कीमोथेरेपी वाले लोग आते थे, मैं उनका देखता था, भयंकर मंदाग्नि रहती थी उन्हें जब हम यहाँ होते थे। हम भी क्षार देते थे, लेकिन शिव क्षार पाचन चूर्ण अकेला। और शिव क्षार पाचन चूर्ण को अगर हम आद्रकावले या द्राक्षावले, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और उसका जब हम बात पित्त कफ तीनों का देखेंगे तो इन दोनों में से कौन सा ठीक सटीक रहेगा, उसकी एक योजना बनाते हैं। अगर इसके साथ ये वाला क्षार देते हैं तो बड़े ही सम्यक रिजल्ट आते हैं, मैंने खुद इसे देखा है। शिव क्षार पाचन चूर्ण के साथ उनकी भूख भी बढ़ती है, उनका तो ऊज सर भी वहां बढ़ता कहीं ना कहीं कफज दुष्टि रहेगा, कफज ग्रहण ही रहेगा तब ना। है। नहीं, नहीं कफज में सर, सर सर बातज ये भी है, शिव क्षार बातज में भी देते हैं सर। जी जी नहीं सर, इनका मेरे को समझ में आता है, ये शिवा क्षार पाचन चूर्ण की बात कर रहे हैं। तो जी शिवा में शिवा जो है ना हमारा, वो सबको बचा के ले जाएगा, क्योंकि वो पांचों रस प्रधान है। और लवण जो है वो पानी को खींच देंगे, तो वहां का जो वो उनका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। तो शिवा क्षार पाचन चूर्ण समझ में आता है कि अगर हमारी कोई अवस्था पाक में गड़बड़ है, तो अगर हमारी तो अवस्था सर, पाक थी, अगर हमें सिंपल एक पोस्ट कैंसर पेशेंट को देखना है, तो वहां पे था कि हमको क्षार, क्योंकि ये कौन से सर बोले अभी, मैं आई एम सॉरी मुझे नाम नहीं इनका याद है। त्रिवेदी सर। तो हाँ जी, एक्चुअली उनका ये कहना ठीक है, क्योंकि उसमें शिवा क्षार भी है, और लेकिन उसमें क्षार कम मात्रा में और लवण है, तो वो मिल के एंटी इन्फ्लेमेटरी। और दूसरी बात सर, शिवा क्षार पाचन चूर्ण जो है वो जितनी भी हमारी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मोशन को क्लियर लाता है। तो जो इनके पिता देते थे, वो इसलिए देते थे कि कफ की संप्राप्ति तो आमाशयगत भंग हो जाए, मंदाग्नि ठीक हो जाए, और तृतीय अवस्था भाग भी, तो हमारा मोशन क्लियर हो जाए। तो हमारा एक तरीके से अगर मॉडर्न को माने तो हम डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। तो जो हमारे रेडियो एक्टिव उसके अंदर पड़े होंगे एलिमेंट्स, वो अगर हमारा मोशन ठीक हो जाता है तो निकल जाएंगे, तो एक तरीके का वो भी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा सर, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं नहीं, आप बहुत सही कह रही हैं। मैं सर से सिर्फ एक अनुमति चाहता हूं, क्या हम मोड ऑफ एक्शन पे भी बात कर सकते हैं? हाँ करिए ना सर। मोड ऑफ एक्शन पे बात करेंगे तो ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना। एग्जैक्टली मैं औषधि डाउट बताकर इसलिए मैं इसीलिए औषधि मैंने शिवा बताकर क्षार को पकड़ा के शिवा मैं समझ गया, क्षार। मैं समझ हाँ गया। मैं भी मोड जी ऑफ एक्शन पे देर तक बात कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बहुत छोटी बात करता हूँ कि मैं किसी और का समय ना बर्बाद कर रहा हूँ, किसी और के आप समय को ना बर्बाद ले नहीं कर सकूं। रहे हैं, आप तो सबको जी, आबाद कर रहे हैं। आप करिए सर, मैं करिए करिए जी। आपने जो बताया ना शिवा का, उसमें हिंगवाष्टक है साथ में। जो आपने कहा ना शिवा के साथ किसको साम्यता रह सकती है, किसे मिला सकते हैं। दूसरा सज्जी है उसमें। आप एक चीज देखिए, कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है? एसिडिक मीडिया बढ़ना। उसे हम एल्कलाइन कैसे कर सकते हैं, और सज्जी उसमें कैसा रोल कर सकती है। मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात नहीं कर रहा अकेली की, जो सिंथेटिक और लेबोरेटरी में बन के आ रहा है। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो सज्जी लेते या बनाते
या गुजरात से मंगाते होंगे जहां से ये बनता है। अगर वो लोग करते होंगे तो इसमें सज्जी, हरड़ और हिंगवाष्टक बड़ा बैलेंस्ड रूप में तीनों चीजें हैं। और इसकी मैं ज्यादा अधिक नहीं कहना चाहूंगा। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहला काम है मलावरोध दूर करना। जैसे आपने कहा ना फ्री रेडिकल्स, आपने कहा ना उसकी बॉडी में दुनिया भर का इस तरीके का वातावरण बन रहा है जिसने कैंसर को उत्पन्न होने का एक माहौल बनाया। वहां पे शुरुआत सबसे पहले मलावरोध, मलावरोध का आम पाचन का भी काम है इसका, साथ ही अपान वायु शुद्ध करना और अग्नि को प्रदीप्त करना। बॉडी अपने आप से एडोप्टोजेनिक हो जाती है, बॉडी अपने आप से, अगर आपने साथ में और भी चीजें दी हैं तो इस शिवाचार पाचन चूर्ण को लेने के बाद अपने आप से एक शरीर में एक वातावरण, शरीर में एक माहौल बनना शुरू होता है जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मैंने स्वयं से देखे हैं, इसीलिए मैंने इसके बारे में कही थी। जी बहुत अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया। इसी एक्चुअली आज वाली संभाषण में मुझे यही लग रहा था कि हमें अपने एक जो आपने बोला वो हमें कैसे काम करता है, उससे ये नहीं है कि आज हम सिर्फ इसमें दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पुरुषम पुरुषम विक्षम वाली बात जैसे पाठक सर हमेशा बोलते हैं, तो उसमें हम बाकी लोगों में भी कहीं पे भी हमें संप्राप्ति अगर भंग करनी होगी तो हम अपना युक्ति लगा के भी प्रयोग कर सकेंगे द्रव्यों को, इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। एक महाराष्ट्र की डॉक्टर प्रज्ञा कुछ बोलना चाहती है, इन्होंने हैंड रेज किया है। डॉक्टर प्रज्ञा डोळे मैम कुछ बोलिए आप प्लीज। यस सर। हाँ प्रज्ञा मैम ये जो दुबई में ये प्रैक्टिस की है। थोड़ा मैं बताता हूँ, ये दुबई, सिंगापुर, जकार्ता और बहुत जगह फॉरेन में प्रैक्टिस करके और सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर है ये मैम अभी। हाँ नमस्कार बताइए सर। मैम। जी अरे गुड, वेरी गुड। यस धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। अभी सर मैं ये पूछना चाहती थी कि शिवाक्षार पाचन चूर्ण ने आप में सीए में बहुत अच्छा ये बताया फिजियोलॉजिकल और उसमें काम कैसे होगा, बट धात्वाग्नि मांद्य अगर रहेगा जैसे फाइब्रॉइड के बारे में पहले केस हुआ था, तो उसमें शिवाक्षार कैसे काम कर सकता है? सर त्रिवेदी सर बताइए सर। जी सर। धात्वाग्नि मांद्य से पूछ रही हैं। धात्वाग्नि मांद्य अगर है तो शिवाक्षार कैसे काम करेगा? ये तो हमने बड़ी आगे की यात्रा कर ली। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है हाँ। सर, आ रही है। ये तो हमने बहुत आगे की यात्रा कर ली। धात्वाग्नि तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ पाचकाग्नि पे ही रुका रहना चाहिए। ओके। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि गाड़ी को पटरी पर डालना है। उस गाड़ी की अपनी एक स्वाभाविक गति है, उस स्वाभाविक गति के साथ उसे जो ईंधन चाहिए वो करोड़ों साल से प्रकृति ने दिया हुआ है। हम 7वीं धातु तक जाकर बात तब करेंगे जब प्राथमिक में ही हमने काम नहीं किया। शिवाचार पाचन चूर्ण से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आगे कहा था, एक वातावरण बनता है शरीर में, और आपको सिर्फ सम्यक वातावरण, स्वस्थ क्या है, थोड़ा सा फिर लंबा हो जाएगा, मैं क्षमा चाहूंगा। स्वस्थ है क्या? स्व में स्थित हो जाना। और स्व क्या है? एक बार सर मेरा रिक्वेस्ट है, एक दिन स्व पे कोई वो कर लें, एक संभाषण या मतलब अपना एक डिस्कशन सिर्फ स्व पे। अगर हम स्व को समझ जाएंगे, स्व की बात कर लेंगे, तो हम आयुर्वेद की यात्रा शुरू कर देंगे। उसमें जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं करूंगा, और बाकी बड़े सुविज्ञ और सुधी लोग यहाँ पे हैं वो बताएंगे। तो स्व में स्थित हो जाना स्वास्थ्य। और वो स्व क्या है, वो कौन धारण करता है? जठराग्नि। अगर आपने जठराग्नि को ठीक कर लिया, उसको प्रबल कर लिया, उसे सम्यक बना लिया, तो धात्याग्नि की तो परवाह करनी ही नहीं है। ये हमको अनुलोम और ये जो प्रतिलोम चिकित्सा है ना, कि लक्षण देखकर और फिर चिकित्सा शुरू कर दी। सर मैं पाठक सर को सुनता हूं तो वो हमेशा हेतु पे जोर देते हैं। अगर हम वही बात नहीं कर रहे तो सिर्फ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके, ये जो अप्रोच, मैं किसी पैथी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन ये जो अप्रोच है कि सिर्फ सिम्टोमेटिक, धात्वाग्नि की बात हम तब करेंगे जब हमने देह व्यापार की सम्यक शुरुआत नहीं की है। शिवाचार पाचन चूर्ण, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कीमोथेरेपी जिनकी हुई है उन्हें ही देना है। मेरी डेली के पेशेंट्स में ये 3-4 चीजें, मैं ज्यादातर औषधियां कुपीपक और स्वर्ण के योग छोड़कर, क्योंकि वो महंगे हैं, वो हमने पिछले 15-20 साल से बनाना बंद कर दिए हैं या काफी कम कर दिए हैं। बाकी 90% मेडिसिन हम क्लिनिकल यूज की खुद बनाते हैं। तो हमारे अपने भी कंपोजिशंस हैं, जो 5 पीढ़ियों की यात्रा है
वो कंपोजिशन से उन पे बात करेंगे, मैं एक एक करके बात कर सकता हूँ उन पे सारों पे। तो वो उसमें शिवाक्षार पाचन चूर्ण का एक बड़ा रोल है, क्योंकि हमें लाना आदमी को, किसी भी पेशेंट को हमें लाना वही है जहां उसे मुक्त कर दिया जाए। नहीं, सही बात साविद्या है सर। या तो मुक्ति। आप साविद्या जो बोल विद्या रहे वही हैं, है जो मुक्त कर दे। हमें पेशेंट को हमेशा अपने पास नहीं बुलाना, ये हाँ कोई हाँ, नहीं व्यापार आप नहीं है, जो ये बोल सेवा रहे हो का काम। सर वो सही है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जी, मैं ये गायनेक में कैसे यूज करूँ। अभी मैंने देखा तो किसमें शिवाक्षार में किसमें जो हिंगू वचा गायनेक फील्ड में कैसे यूज करूँ। अगर फाइब्रॉइड का केस है तो मुझे क्लेद पाचन चाहिए। अभी हिंगू वचा सज्जी और इसका कॉम्बिनेशन है इसमें। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अनुलोमन भी होगा, अग्नि भी बढ़ेगा और क्षार जो है वो क्लेद का पाचन भी करता है। तो जी, ये केस में शिवाक्षार में क्लेद पाचन प्लस मांस और मेद वह स्रोतस पे काम करने वाला ड्रग ऑफ चॉइस मान सकती हूँ क्या, अगर मैं उसको सही अनुपान के साथ दूं तो? ये अकेला नहीं है, ये अकेला नहीं है। आप जहां तक कि आपने यात्रा की है वहां आपको त्रिलोक चिंतामणि, मैं सिर्फ नाम लेके बात कर रहा हूँ, इंग्रेडिएंट्स पे बात करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। त्रिलोक चिंतामणि, बंग, जशद, महामृगांक, लोकनाथ, अग्नितुंडी, नागभस्म, जो आपने बात की है, ये बहुत सारी एक रेंज बनती है वहां तक जाने की जहां आप बात कर रही है। मैं हाँ बात कर रहा हूँ तो सिर्फ जी, हाँ तो ओके। मैं ये आपसे मुझे ये जानना है सर उल्टा, कि मेरे नॉलेज में ये भर आएगा उल्टा कि कभी कभी संप्राप्ति जो होती है, जैसे हम मानते हैं कि कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी होती, कभी कभी डीजनरेटिव पैथोलॉजी होती, कभी कभी ओके, पीसीओएस के जो पेशेंट, जो लीन पीसीओएस के पेशेंट होते हैं, उनमें हमें एग्जैक्ट संप्राप्ति भंग करना बहुत डिफिकल्ट जाता है कंपैरेटिवली स्थौल्य जो जन्य जो ओबेस पीसीओएस होते हैं। तो इसमें मुझे ये क्लियर करना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी भंग होगी क्या शिवाक्षार पाचन से, क्योंकि डीजनरेटिव पैथोलॉजी जो क्षयजन्य पैथोलॉजी है उसमें हम शिवाक्षार नहीं यूज कर सकते। दूसरी नहीं कर बात, आपने सकते। बोला कि जाठराग्नि के ऊपर काम करना है, तो कई बार प्रैक्टिस में हमें ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जिनका अग्नि बहुत अच्छा होता है, अग्नि में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर हम उनका प्रॉपर पाचक अग्नि देखेंगे तो वो भी अच्छा है, उनका जो जिह्वा है वो भी इतना साम नहीं होता है, निराम, पूरा निराम तो किसी का मिलता नहीं है बट अल्प साम जी, अवस्था में होता है, उनका अग्नि बहुत सही है, फिर भी पेशेंट को जो हमें व्याधि मिलता है वो धातुगत संप्राप्ति में मिलता है। तो ये कंडीशन में फिर सिर्फ जाठराग्नि पे काम करना है या धातु का पाचन करना है या ब्रूहण करना है, ये संप्राप्ति भंग हम कैसे करेंगे, ये मुझे जानना है सर आपसे। ये सर बताएंगे कि इसके साथ क्या कंपोजिशन ठीक रहेगा। पाठक सर से हम सुनना कहाँ चाहेंगे, पे समझना भी डीजनरेटिव चाहेंगे। सर चेंजेस है तो पुष्पधन सर मैं हाँ मैं बताइए बोलना बताइए। शिवाक्षार बताइए। पाचन चूर्ण सर, आचार्यों ने मूलभूत में बोला कि दीपन पाचन पहली कंडीशन है। आपको अग्नि भी है ना मैम, देखो आपने हाँ सबसे पहले दीपन पाचन देना है। तो हाँ अगर आपने लोअर एब्डोमेन वाले अपान क्षेत्र में काम करना है, आपको फाइब्रॉइड है, आपको गायनी के लिए काम करना है, और अगर आपकी अवरोध संप्राप्ति है, चाहे आपकी कोई भी संप्राप्ति है, शिवाक्षार पाचन चूर्ण उसको भंग करेगा मैम। आप दीपन पाचन को 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए दे दीजिए बस, उससे ज्यादा अगर चाहे आपके पेशेंट का पार्शल साम है, चाहे पार्शल निराम है, जो भी आपको मिल रहा है, बट यू कैन ऑप्ट एज अ ड्रग ऑफ चॉइस एज अ दीपन पाचन फॉर 5 to 7 days ओनली, ओके। है ना। आपने वो यूज कर लिया। अब आप बात करते हो कि धात्वाग्नि है। आचार्य चरक ने जब ज्वर प्रकरण लिखा तो उन्होंने बोला हर धातुगत आम का पाचन जो है वो 1 डे 7 days, उन्होंने अलग से बोल दिया कि ये द्रव्य इस धातुगत आम के पाचन को करते हैं, है ना मैम। तो जहां आपको ये लग रहा है कि मुझे मांसगत आम मिल रहा है, मुझे ये फलाना मिल रहा है, तो आप उन वाली ड्रग ऑफ चॉइस को नेक्स्ट स्टेप पे लो मैम। सबसे पहले गैस जलानी है, फिर कुकर रख के कुकर गर्म हुआ, फिर हम सोचते हैं कि पाचकाग्नि मूल है, 13 अग्नियों का मूल। जैसे सर ने बोला कि जब तक हमने पाचकाग्नि ठीक नहीं करी हम धातु अग्नि को कैसे बोलेंगे, वो तो नेक्स्ट स्टेप पे आता है। तो पहली कंडीशन हमेशा दीपन पाचन। अगर आपको लगता है क्षार है, आपको लगता है आपका पेशेंट लीन बट पीसीओएस अगर है, पेशेंट का अग्नि बहुत तीव्र है, अच्छा है, लेकिन तभी भी उनका दीपन पाचन अगर देना है। हाँ क्यों नहीं देना है, अब वो व्याधि हुआ ही है अग्निमंद की वजह से, धातु अग्निमंद भूताग्निमंद से हुआ ही है, उसी से शुरू करना है। और जहां डीजनरेटिव चेंजेस बोल रही हैं वहां आप घृत कल्पना दीजिए ना, जैसे हमारा अनुपान के फल घृत है, अनुपान के लिए। काशमर्यादि घृत है, ओके घृत ओके। कल्पना और रसायन दीजिए।
अवलेख गुड। ब्रह्म रसायन सर किताब मुझे लीजिएगा। हाँ जी। मुझे ना इसमें एक चीज और कहनी थी। हाँ जैसे ये धात्य अग्नि की बात कर रही है और पेशेंट इनका क्रश और क्षीण हो गया है अग्नि की तीव्रता की वजह से। जी। तो जैसा अभी मैम बोल रही थी कि हम शुरू में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 10 दिन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। उसे शिवाचार पाचन के बाद एक क्षुद्बोधक रस और है, अगर उसमें हमने देखा हो क्षुद्बोधक रस और है, और उसकी योजना कर सकते हैं हम अब किसके साथ करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि उस क्षुद्बोधक रस में कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनका के धात्वाग्नि के ऊपर काफी अच्छा काम हो सकता है। या सर हमारा आसव वरिष्ठ भी तो है, कितना बढ़िया धात्वग्नि, जैसे कुमारी आसव, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, हाँ ये भी तो धात्वग्नि को बढ़ाएगा। पर सर सबसे पहले आप देखो एग्जाम्पल लो आप थायराइड का, उसमें भी तो मैडम जैसे कह रही है कि अग्नि अच्छी है, अग्नि अच्छी है, भस्मक रोग होता है उसको एक तरीके से, लेकिन उसकी धात्वाग्नि मंद होती है मैडम। तो आप यहाँ ये सोचो कि जब तक हमने अग्नि मंदाग्नि, और जब तक हमने चाहे आपका पेशेंट कृश है चाहे स्थूल है, चाहे आवरण है चाहे अवरोध है, आपको एक बार दीपन पाचन मूलभूत सिद्धांत में आता है, हर एक के उसमें आता है। आप उसको इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। लाइक आपका पेशेंट आपको लगता है कि इतने दिन ही टॉलरेट कर पाएगा, आप उतने दिन शॉर्ट में दे दो। और जहां तक सर बोल रहे हैं कि या ड्रग फिर ऑफ उसके साथ, या फिर उसके साथ कोई स्नेह का घृत अनुपान भी दे सकते हैं ना, पिप्पल्यादि घृत है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुख्यादि हाँ घृत है। हाँ ठीक है, पता चला। और कहीं ना कहीं और एक मन पे भी और काम एक करना होगा। और हाँ एक बहुत अच्छा केस है, मैं बता सकती हूँ सर। हाँ जरूर बताइए, जरूर हाँ, बताइए। एक बहुत यूनिक केस था मेरे पास आया हुआ, जो मैंने लिख के रखा हुआ है क्लिनिक में। जी। मॉडर्न साइंस का डायग्नोसिस एंडोमेट्रियल ऑसियस मेटाप्लासिया है, जिसमें हमने जब पेशेंट को ओटी में क्यूरेट करने के लिए लिया था गायनेकोलॉजिस्ट ने, तो ऑसियस मेटाप्लासिया में बोनी एंडोमेट्रियम हो जाता है। वो उसमें बोन के आते हैं मतलब एलिमेंट्स, अस्थि तो धातु का विमार्गमन हुआ, अस्थि धातु का विमार्गमन हुआ है, यस वो भी एंडोमेट्रियम में। तो ये केस आयुर्वेदा के हिसाब से मैं नहीं देख पाई, और मैंने उसमें सोचना भी चाहा, बट मैं तो आप संदर्भ अस्थि देख के मज्जा भी नहीं कर पाचक का घृत सिद्ध करके देंगी, अस्थि हम्म मज्जा हम्म पाचक, तो कितना बढ़िया काम करेगा। अस्थि मज्जा पाचक का घृत सिद्ध करके देना है पेशेंट को, हाँ और हाँ कहा मतलब ड्यूरेशन क्या रखना है। बिफोर 3 से 4 महीना मिनिमम, और मैक्सिमम 1.5 साल, और बट खाने ये के पहले दिन है। अस्थि धातु का विमार्गमन मांस धातु में जाएगा, राइट। ठीक है, तो मांस पाचक और अस्थि मज्जा पाचक का घृत सिद्ध करके देना है खाने के पहले, तो वो नहीं, पूरा मुझे जो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका संप्राप्ति कैसे बना होगा सर। तो उनका मैं हेतु बताती हूँ बताइए। हाँ बताइए, लेकिन हेतु भी तो देखना पड़ेगा। सर। हाँ हेतु अस- देखा, यहाँ पे मैम देखिए, यहाँ पे अस्थि धातु की अग्नि क्षीण है। हम्म यहाँ पे अस्थि धातु का विमार्गमन कब होगा, अस्थि धातु इधर उधर क्यों बिखरने लगी। हम जब देखते हैं कि आप जितने पोस्ट मेनोपॉजल केसेस देखते हैं, कुछ भी देखते हैं आप, उसमें ऑस्टियोपीनिया देखते हैं, है ना, हम्म देखते हो ना, ऑस्टियोपोरोसिस देखते हैं, हम्म तो उसमें हम्म हमारी अस्थि धातु की अग्नि कम है, तो वो हम्म भंगुरता को प्राप्त है, वो क्षीण हो रही है। जब वो क्षीण होगी तो कहीं जाके वो विमार्गमन कर पाएगी। तो सबसे पहले हमें अस्थि धातु की अग्नि को पुष्ट करना चाहिए। हाँ, ब्रूहण अस्थि चिकित्सा आएगी धातु, यहाँ पे। यस बिल्कुल ओके। करेक्ट। और हाँ हाँ ऐसा बोला आचार्यों ने कि जहां अस्थि धातु कमजोर है वहां पे मैडम आप बस्ती दीजिए, तिक्तम शीर बस्ती। आप हाँ वहां पे ऐसे सोच सकते थे, क्योंकि वहां पे हमने वृंगण देना है, लेकिन हमने वो भी कंट्रोल करना है कि अगर वो प्लेसिया दिखा रहा है तो हमें उसको मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं जाने देना है। हम्म जो आपको एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया दिखा रहा है, वो एंडोमेट्रियम में चला गया, तो वहां पे अगर आप अस्थि धातु की अग्नि पे काम करते हैं, उसको आपने बढ़ाना है और बढ़ा के सम करना है। ऐसा मेरे को जो समझ आ रहा है मैं उतना ही बता पा रही हूँ, आपको पता नहीं मैं गलत हूँ कि ठीक नहीं हूँ। आप सही बता रही है नहीं मैम। नहीं, आप सही और बता एक रहे और हैं मुझे मैम। इसमें ऐड करना है, हम लोगों ने ये पढ़ा है, या पुरुष धरा कला साहेब अस्थि धरा कला। तो पुरुष धरा कला मतलब कटु अवस्था पाक अगर आपने अच्छा किया, और पुरुष हम्म धरा कला अच्छा हुआ, मल का अनुलोमन किया, तो पुरुष विरंजनीय गण, पुरुष संग्रहणीय गण, उसके जो अच्छे द्रव्य है वो दिया, कटु अवस्था पाक किया, तो अस्थि धरा कला अच्छा होगा। अस्थि धरा कला अच्छा होगा तो अस्थि का पोषण अच्छा होगा, और फिर वो संप्राप्ति ठीक होती जाएगी आपका। यस बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रही थी कि यहाँ पे जो आप मैम कभी भी विमार्गमन है या कहीं पे भी हम ये देखते हैं कैल्सिफिकेशन हो रहा है,
जब हम मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स में देखते हैं, हमारे पास तो पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है, तो हम क्या देखते हैं कि भाई वहां पे कैल्सिफिकेशन है, तो हम लोग डर जाते हैं, भाई पता नहीं क्या कैल्सिफिकेशन है। लेकिन कितना कॉन्सेप्ट हमारा आयुर्वेद में क्लियर है कि अस्थि धातु का विमार्गमन है। और तिक्तम शीर बस्ती भी इसलिए बोली, जैसे अभी सर ने हाँ बोला ये मज्जा धातु, जी मज्जा धातु पुष्ट हो गया, अस्थि पुष्ट हो गया। ऐसा नहीं होता कि मैडम उत्तरोत्तर भी पुष्ट होती हैं, पूर्वोत्तर भी पुष्ट होती हैं, और हाँ तभी हाँ जाके, हाँ, तो वहां पे आपका ड्रग ऑफ और चॉइस ये ये हो सकता है। तिक्तक शीर बस्ती है ही अस्थि की अग्नि को अच्छा करना है, पोषण हाँ करना है, जी, ये हाँ है जी। ही उसके लिए। अच्छा ठीक। सर इसमें, हाँ हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। सर ये ठीक है, मैं सिर्फ चिकित्सा पे बात करना चाहूंगा इसमें। जैसे मैम कह रही थी कि हम इन्हें बस्ती दे सकते हैं, उत्तर बस्ती दे सकते हैं, पिचकारी पिछू दे सकते हैं। क्या हम इसकी योजना में धात्विकादि तेल भी सोच सकते हैं? धातक्यादि, धातक्यादि कैसे काम धात्विकादि, करेगा सर? धात्विकादि सर काम इसलिए करेगा, हाँ, जी हाँ, जी आप बताइए। यस, नहीं नहीं नहीं, आप बोलो सर। आपने बताया कैल्शिफिकेशन, एंडोमेट्रियल मेटाप्लेसिया, हम्म हाँ, कैल्शिफिकेशन जैसा दिखता है। हम्म कैल्शिफिकेशन जैसा दिखने में योनि के भीतर का, ये गर्भाशय के भीतर का जो शोथ है, हम्म गर्भाशय के भीतर को शोथ को कम करने के लिए नतादि और धात्यादि, इन दोनों तेलों का बहुत अच्छा काम रहा है। और इस वाले संदर्भ में जिसमें आप बात कर रही हैं, उसमें धात्यादि और वो कैसे काम कर सकता है, उसमें आम की, जामुन की गुठली, कसीस और लोध और काइफल, हम्म ये सारी चीजें हैं। कैल्शिफिकेशन को कम करने के लिए ये 5 इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके। हम यहाँ सर यहाँ पर पर जो हम, आपने, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर जी जी आपने जितने जितने द्रव्य बताए वो सारे कषाय रस प्रधान है सर। और कषाय जी रस स्तंभन करता है, कषाय रस जी स्तंभन करता है। तीसरा जी आपने उसके अंदर कासीस डाला, कासीस लेखन करता है सर। जी, तो हो सकता है आप इसलिए बोल रहे हो कि जो एंडोमेट्रियम बढ़ा हुआ है वो हमें लेखन भी वो कर करना ही क्या जाएगा। है। एंडोमेट्रियम बड़ा है ही नहीं, केस ऐसा है कि प्रीवियस हाँ, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट 3 हम्म डीएनसी हुआ है, पेशेंट का एज है 28, प्रीवियस हम्म हिस्ट्री ऑफ 3 डीएनसी। और क्या होता है डीएनसी में अगर बहुत ज्यादा क्यूरेटिव में बहुत ज्यादा कर्षण हो जाता है तो उसके बाद उसको घर्षण होने से एंडोमेट्रियोमाइसिस, वात का प्रकोप हुआ, या मतलब वात का प्रकोप पुरुष हुआ। और वायु और अस्थि का आशय से संबंधित है। एग्जैक्टली यही मुझे समझ में आया कि वहां पे क्या हुआ, जो नॉर्मल टिश्यू है एंडोमेट्रियम का वो इतना स्क्रब हुआ, इतना स्क्रब हुआ है कि वहां पे आकाश महाभूत का, वात का इतना प्रकोप हुआ कि वो अस्थि धातु वहां पे विमार्गम गमन जो संप्राप्ति आप बोल रहे हो ये यहाँ पे ऐसी बनी होगी, ऐसा मेरा मानना है। बट ये मुझे ये ऐसा ही हुआ शायद है, कहीं तो मिला नहीं। इसलिए आपको घृत और बस्ती, बस्ती में तिक्तक शीर बस्ती में घृत डाल डाल के आपको देना है, फल घृत डाल डाल के। करेक्ट करेक्ट। डीएनसी हाँ, हुई क्यों थी मैम? क्यूरेट उसका इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी की केस थी। प्रीवियस फर्स्ट कंसेप्शन मिस अबॉर्शन था ऑन 7th वीक, देन सेकेंड मिसकंसेप्शन हुआ है, उसका रिपीटेटिव मिसकंसेप्शन है, तो उसका रस धातु भी बिगड़ा हुआ था, पेशेंट क्रुश हाँ तो यस, एक्चुअली। तो मैम तो इसका तो पूरा डायग्नोसिस चेंज हो गया ना पेशेंट का, हाँ अगर यही, हाँ, फिर तो टोटल डायग्नोसिस और संप्राप्ति बिल्कुल बदल गई। वही तो इसीलिए मैंने पूछा कि ये केस में अभी 2-3 तरीकों से मैंने सोच के जो भी किया है, उत्तर बस्ती भी किया है मैंने फलोसर्पिस का पेशेंट को। बट अभी हुआ ये है कि इट्स बिन 2 years पेशेंट इज टेकिंग ट्रीटमेंट, बट फिर भी फर्टिलिटी कंसेप्शन है ही नहीं पेशेंट को। मैम ओके, एंडोमेट्रियल थिकनेस ईटी कितना है? एंडोमेट्रियम थिकनेस अभी बड़ा है मैम, वो 4 mm के आगे जा ही नहीं रहा था। अभी हमें लास्ट फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में एंडोमेट्रियम थिकनेस 6.9 6.8 मिला है, रिपीटेटिव हाँ तो मैम बस्ती कैसे और उत्तर कंसेप्शन हो जाएगा? पहले तो हमको कहाँ फोकस करना है, इसका मतलब उसको एशरमैन सिंड्रोम हुआ, जो मॉडर्न बस्ती। डायग्नोस्टिक कहता हाँ है हाँ अगर हाँ, 3 बार एस्टरमन डीएनसी हो सिंड्रोम। गई, दैट इज एशरमैन सिंड्रोम। और एशरमैन सिंड्रोम में मैम फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन अपने गर्भाशयगत जो अंतः कला है उसकी प्रवृद्धि पे कार्य करना पहला बनता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग हमें 7 mm से अबव चाहिए फॉर नेचुरल कंसेप्शन। करेक्ट बट करेक्ट। उसके प्रीवियस हिस्ट्री में फिर वही हुआ है कि जिसको लेट्रोज और ये दे के उसका पूरा एक्शन, खराब कर हाँ। दिया है। हाँ, तो यही हम्म। पैथोलॉजी उसकी इतनी बिगड़ गई है कि अभी
पेशेंट सब करके भी एग्जॉस्ट हो गई है। अभी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में अभी फॉलिकल्स अच्छे मिल रहे हैं, रप्चर ऑन डेट मिल रहा है विदाउट एनी इंडक्शन, बट हाँ फिर ल्यूकॉक की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, बट फिर भी पेशेंट का कंसेप्शन नहीं हो रहा, इवन सीमेन एनालिसिस मतलब वायु नॉर्मल है। का शमन नहीं होगा, इतना वायु बढ़ा दिया है लेखन कर करके कैसे होगा सर तो इसमें मैम बट अभी 3 पाठा महीने तो पेशेंट को छोड़ देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को आप सिर्फ रिंगण चिकित्सा देके ना, शतावरी या शतावरी घृत या सर बोल रहे हैं फल घृत, ये दे के बस उसको बोलो ओरल ट्रीटमेंट पे रहो, ताकि लेट्रोज और इनके साइड इफेक्ट्स हट जाएं बॉडी में से। और एक नृत्य विरेचन जैसे कोई भी माइल्ड एक्सिटिव दे दीजिए, और साथ में एंडोमेट्रियम पे काम करो मैम, 4-5वें महीने में कंसीव कर जाएगी पेशेंट। कर मैम तो रही हूँ नस्य अभी भी मैम 2 आता है क्या? साल से। हेलो मैम, नस्य भी नस्य आता है? चालू, यस यस मैम, नस्य भी अलग अलग दिए हैं मैंने। अभी क्षीरबला का नस्य चालू है, उसे प्रीवियसली फलसर्पिस का भी नस्य दिया था। उसके बाद उत्तर बस्ती फलसर्पिस, और इवन मैंने यष्टि मधु मंजिष्ठा बहुत अच्छा सारीवा मंजिष्ठा का घृत सिद्ध करके मैंने खुद उसको उत्तर बस्ती दिया है, क्योंकि वो रक्त व स्रोतस पे भी अच्छा काम करे, प्रसादन करे रक्त का। बट इतना सब कुछ हो गया है, बट फिर भी हमें रिपीटेटिव फेलियर्स आ रहे हैं, पेशेंट कंसीव नहीं कर रही, इवन दो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अच्छा मिल रहा है, फिर भी मैंने कैरियोटाइप से लेके जेनेटिक एनोमली भी करवा के दिया पेशेंट का। अननोन फाइंडिंग्स ऑफ इनफर्टिलिटी है पेशेंट में, ऐसे केसेस सॉल्व ही नहीं हो रहा है, पता नहीं अभी पेशेंट तो बहुत एग्जॉस्ट हो गई है नहीं, ऑनेस्टली। आपने ये बस्ती नहीं दिया ना, तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए, और एक ग्रंथिरस फॉर्मूला है पाठा इंद्रव और त्रिकटु, इसको देंगे तो ईटी लेवल भी अच्छा हो जाएगा। घृत के साथ देना है, फल घृत के सर साथ। इंद्रयव तो ऑलरेडी मैं देती हूँ, क्योंकि इंद्रयव रस धातु पे पाठा और इंद्रव एंडोमेट्रियम, त्रिकटु, पाठा इंद्रव त्रिकटु, इंद्रयव त्रिकटु का कॉम्बिनेशन, और ये किसके साथ अनुपान? फल घृत के साथ। ये हमारा अच्छा शारीर स्थान में बताया है कि ये इससे ईटी अच्छा हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं ये चालू तो और करती आप हूँ। तिक्तक क्षीर बस्ती फल घृत के साथ दीजिए, डेली उनको मात्रा बस्ती जैसा दीजिए, या नाग केशर भी ऐड करिए, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। जितना उनका स्नेहन होगा, स्नेहन होते 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 होते, और अस्थि मज्जा पाचक ये दे दीजिए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चल चल करके देखती हूँ अभी मैं ये नेक्स्ट तो। ठीक, तो अभी हम सेशन बंद करें, आप लोग बताइए, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया, अभी हम और बात ठीक है करेंगे। सर, गुड आफ्टरनून। और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोग आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो जाइए, और अच्छा लगेगा। आप लोग से बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। और दूसरा बात है, अच्छा आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? आशा मैम आप कंप्लीट करिए जो जो आपने लिखा है। डॉक्टर आशा टंडन मैम, फिर हम जी बंद जी, नहीं करेंगे। सर, काफी बढ़िया हुआ डिस्कशन, और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए। जैसे क्षार के बारे में अनीता मैम ने बताया, तो मैम मेरा यही कहना था कि क्षार, जैसे हम कहते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट में कार्शियता आती है या लंघन अति अति लंघनकृशता आती है, तो उसको संपन्न करने के लिए हम ग्रिप का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैंने अपामार क्षार का मैंने ही बताया था, लेकिन वो किस केसेस में, कि जहाँ पे आपके लीवर पे काम करना है, या फिर आपके मेदो व मज्जा व स्रोतस पे काम करना है, उसके लिए बताया था। और वो भी शोधन और उसके रसायन के साथ। उसके बाद आपको, अगर आप 2-3 महीने में एक बार प्रयोग कर देंगे, तो जो कैंसर सेल्स वापस आते हैं वो नहीं आएंगे। तो उसकी संप्राप्ति एक तरह से हमें भंग करने के लिए ये जरूरी होता है, ऐसा मैंने अपने पेशेंट्स में देखा, इसलिए मैंने बताया। अदरवाइज जैसे सर ने बताया कि त्रिवेदी सर ने बताया, शिवाक्षार का चूर्ण और उसका भी घृत के साथ उपयोग करना काफी बढ़िया रहेगा। और ये जो गायनिक का डिस्कशन चल रहा था, मैम ने काफी बढ़िया केस बताया। तो इसमें जो अस्थि मज्जा वह स्रोतस है, उसकी मुझे दृष्टि दिख रही है। तो उसमें हमें अगर धात्वाग्नि पे काम करना है, वैसे डिस्कशन का कंक्लूजन यही था कि हमें रस धातु से शुरू करते हुए फिर अस्थि धातु की धात्वाग्नि पे काम करते पहुंचना है। तो यही सिद्धांत है, दीपन पाचन, और उसके बाद हमें जो भी दृष्टि हुई है उसका पंचकर्म के द्वारा बस्ती हो गई, या फिर आप शिरोधारा भी प्रयोग करिए मैम जरूर से, क्योंकि इसमें मनोवा स्रोतस भी इंक्लूडेड होगा ही होगा। उनका डीएनसी हुआ है 3-4 बार, तो यस पेशेंट सही ऑलरेडी है। स्ट्रेस में होगा ना। हाँ हाँ तो हाँ। यू कैन ऐड शतावरी, या फिर उसका आप एक दूध भी सिद्ध कर सकती हैं, या घृत सिद्ध कर सकते हैं। शतावरी है, अश्वगंधा है, ये सारी काफी मतलब गर्भाशय को और मनोवर स्रोत पे काम करने वाले योग हैं, यू कैन ऐड दैट। जी जी सर, इतना ही कहना था। आप थैंक लोगों यू। को कैसा लगा अभी का ये? वेल एक्सप्लेन्ड जी आशा सर, मैम, ब्यूटीफुल। ये थैंक यू ये अनीता। लास्ट वाला केस जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, हाँ, ईटी वाला जो लास्ट वाला केस डिस्कस कर रहे थे, जो भी इसमें योजना की जा रही है औषध की, मेरा मेरा इसमें एक परामर्श है कि अगर हम पूर्ण चंद्रोदय रस जो विशेष आती है तलस्थ वाली,
1/4 रत्ती से ही शुरू कर सकते हैं, आधी रत्ती तक जा सकते हैं। और अगर उसका अनुपान भी अगर ठीक से हम कर लें, जिसमें कपूर, केसर, अकरकरा और समुद्र शोष और छोटी पीपल की योजना इसके साथ अगर और करते हैं, तो जो कंसीव नहीं हो रहा, ये बार बार जो एक बात सुनने को मिल रही थी, इसमें इस योजना को करने से शायद अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पूर्ण चंद्र रस जो तलस्थ है, वो इस तरीके के रोगियों के लिए काफी अच्छे उसके रिजल्ट रहे हैं, ऐसा हमारा अपना अनुभव रहा है इसमें। हाँ, लेकिन अनुपान वो व्यक्ति पर डिपेंड करेगा, पेशेंट पर डिपेंड करेगा कि हम किसके साथ दे रहे हैं। ये नागर बेल का जो पान है, उसके रस से भी दी जा सकती है, जो मैंने बताया, ये भी अनुपान में रह सकती है। इसके अलावा शतकोण गंधक राजारित जो पूर्ण चंद्रोदय है, फिर वो 3 मासे नागरवेल के पान में दे सकते हैं। कई सारी चीजें हैं, तो इसमें ये 2 चीजें अगर हम साथ में रखते हैं, जिसमें ज्यादा एम्फेसाइज जो हम कर सकते हैं, वो पूर्ण चंद्रोरथ तलस्थाता एक विशेष करके। ये उस तरफ होता है क्या, महाराष्ट्र की तरफ मिलता है? होता है मिलता है सर पूर्ण ओके चंद्रोदय। ओके, तो 1/4 रत्ती से हम शुरू कर सकते हैं। और अगर इसके अनुपान में अगर हम ये सारी चीजें रख लेते हैं ना, तो सर मुझे लगता है कि शायद कर तो रही हैं, ये भी ऐड करके देख सकते हैं और आप इस पर विचार कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा अच्छा जी बात है। सर। क्योंकि इतना लेखन हुआ है ना, हमें ऐसे पूर्ण चंद्रोदय जैसे रसायन देना बहुत जरूरी है। जी, सर उसके बिना इसमें देर लगेगी। जी सर। जी सर, इसमें एक अब्रक भी, जैसे हमारी अन्ना मैम हमेशा बताती हैं कि गर्भाशय सहस्त्रपुटी को अब्रक। पुष्टि देने के लिए सहस्त्रपुटी अब्रक का प्रयोग भी काफी बढ़िया रहेगा। अरे आप पूर्ण चंद्रोदय दे रहे हैं, फॉर्मूला। अब्रक की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप पूर्ण चंद्रोदय रहे हैं, जिसमें अष्ट जी सर, संस्कार वो तो है। पारद है, गंधक है, स्वर्ण है, अब्रक है और माक्षिक है। जी पूर्ण चंद्रोदय सब कुछ हो गया। आचार्यों ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि हम सिर्फ उसी को पढ़ लें, तो अकेले अब्रक की तरफ तो सोचने का, ये सब कुछ हो गया। और उसके साथ अब अनुपान कैसे दिला रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी करता है। ये और क्या काल में देना है या व्यानोदान काल में, कैसे देना है सर? सिम्टम्स की चिकित्सा हमें अनुपान से करनी चाहिए, ना कि औषध से। आप पान पे भी कर सकते हैं खाने के पान पहले, या रसायन काल में दे दीजिए, जी 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 सुबह ब्राह्म मुहूर्त में। जी जी। और डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आपका केस, डॉक्टर रुचि सागर मैम, आपका भी केस करना है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई भी चीज का एक ये होना चाहिए, मैम लिमिट मुझे होना चाहिए। ईटी के बारे में एक कषाय ऐड कराने को बोलना था। हाँ बताइए। अगर आप दशमूल कषाय उसमें ऐड करेंगे सुबह मॉर्निंग में खाली पेट और शाम को ऐसे खाली पेट देंगे, तो वो भी अपान वायु का जो दोष है वो दूर करेगा और ईटी भी अच्छा काम करेगी उसमें। जी, दशमूल कषाय। क्योंकि जब हम लोग प्रसव अवस्था के बाद दशमूल देते हैं तो वो वात का शमन करता है। तो इतनी बार डीएनसी होने के बाद भी मतलब अगर वात वृद्धि हुई है तो उसका शमन करके वो ईटी को अच्छा करता है। मैं अपने पेशेंट में देती हूँ और मुझे रिजल्ट भी मिलता है। जी ठीक है, तो अभी हम ये बंद करते हैं, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो ऐसे ही चर्चा आप लोगों को और करने को मिलेगा। अभी क्योंकि टाइम का लिमिट है ना, तो अभी हम ये बंद करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिटेल देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग ये आयुष दर्पण फाउंडेशन का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और रोज चर्चा हम करेंगे, रोज आयुर्वेद के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सर, डॉक्टर सर, हम ये अभी सेशन बंद कर दें? जी वैद जी, हम सेशन बंद करते हैं। तो ये अगले रविवार फिर 11 बजे आप सब ज्वाइन करिएगा, ये फिर से हमारा वेबिनार होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। थैंक यू सब सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर। वैद जी एंड कर दीजिए सेशन। जी प्रणाम सभी को।